चेक करने के लिए आखिरकार वो क्या होता है, उसके लिए वो एक डंजन के अंदर जाता है जहाँ पर वो काफी सारे मॉन्स्टर से लड़ता है, नाइट से लड़ता है। और वहाँ पर उन सबको मारने के बाद उसको एक जॉब टाइटल मिलता है जो कि होता है नेक्रोमेंसर, जो कि जिन्हों को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। लेकिन तभी जिन्हों को यहाँ पर सेकंड जॉब चेंज का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी वजह से जिन्हों को जो टाइटल है वो अपग्रेड हो गया। अब जिन्हों को टाइटल हो गया था मोनार्च ऑफ शैडोज। तो अब जिन्हों अपने किसी भी एनिमी का शैडो को कंट्रोल कर सकता है और उसे जो मर्जी चाहे वो काम करवा सकता है। ग्रीस द नाइट के ऊपर भी अपने जो शैडो ऑफ मोनार्च की पावर की मदद से उसकी भी शैडो पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन 2 बार तो फेल हो जाता है। लेकिन फाइनली वो यहाँ पर उसके ऊपर भी कंट्रोल कर लेता है और वहीं पे हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग जिन्हों को देखते हैं जो कि अपने बिस्तर पे सो रहा होता है। तभी उसकी सिस्टर का उसके फोन पे फोन आता है। जिन्हों की सिस्टर उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि सच में तुम अभी भी बेड में हो, तुम अभी भी सो रहे हो। जिन्हों कहता है कि हाँ मैं काफी ज्यादा थक गया था। जिसका जिन्हों अपना टाइम चेक करता है, वहाँ पर 2 बज गए होते हैं, जिसको देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। उसकी सिस्टर उसको कहती है कि जिन्हों तुमको मालूम तो है ना आज पेरेंट्स मीटिंग है, कहीं तुम उसको भूल तो नहीं गए हो ना। जिसकी बात सुनकर जिन्हों काफी ज्यादा शॉक में रहता है, कहता है ये तो मैं भूल गया था। उसकी सिस्टर को बताती है कि 5 बजे है तो तुम आ जाना समय से। जिन्हों फटाफट अपने बिस्तर से उठता है और भागते हुए ज्यादा तैयार होने के लिए। जिन्हों अपने कपड़े देखते हुए कहता है कि क्या मेरे को ये चेंज कर लेना चाहिए, चलो रहने दो, वैसे भी मेरे को जिन्हा के टीचर से मिलना है। उसके बाद अगले सीन में जिन्हों को दिखाया जाता है जो कि बैंक में आया हुआ होता है। तो जिन्हों असल में बैंक में एक डेबिट कार्ड बनवाने के लिए और साथ ही में अपने बैंक अकाउंट को अपडेट करवाने के लिए आया हुआ होता है। बैंक की रिसेप्शनिस्ट ये देख के काफी ज्यादा हैरान होती है कि जिन्हों के पासबुक में 1.4 बिलियन वॉन है, जिसको देख कर काफी ज्यादा वो तो काफी ज्यादा हैरान होती है। अपने मन में सोचते कहते हैं कि आखिरकार इतना यंग इसके पास इतने सारे पैसे कैसे आए। वो काफी ज्यादा हैरान होती है। जिसके बाद जिन्हों से पूछते हैं कि सर क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आखिर आप क्या काम करते हैं। जिन्हों उसको बताता है कि मैं एक हंटर हूँ। असिस्टेंट अपने मन में सोच तो कहती है कि अगर इसके पास इतने सारे पैसे हैं तो जरूर एक हाई रैंक का हंटर होगा। जिसके बाद वो उसको बताती है कि हमारे बैंक में अभी एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी चल रही है हमारे वीआईपी क्लाइंट्स के लिए, क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, क्या आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। जिन्हों उसको कहता है कि नहीं अभी मेरे को जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम लोग जिन्हों को देखते हैं जो कि अपने सिस्टर के स्कूल में आ गया होता है। जिन्हों की सिस्टर उसको देखते हुए कहती है कि आखिरकार तुम कौन हो और असली जिन्हों के साथ किया हुआ है। जिन्हों से बोलता है क्यों क्या हुआ, मैं कुछ अजीब लग रहा हूँ। तो असल में दोस्तों जिन्हों जो होता है वो काफी ज्यादा फिट एंड फाइन दिख रहा होता है। अभी पहले जिन्हों से काफी ज्यादा अलग था। जहाँ पहला जिन्हों जो था हमारा वो एकदम कमजोर सा पड़ा था, जिसको देखकर तो कोई भी दूर से कह रहा था कि हाँ भाई कमजोर है। लेकिन ये वाला जिन्हों काफी ज्यादा अपग्रेड हो चुका है भाई। और इसी वजह से उसकी सिस्टर उसको देखकर बोल रही होती है कि तुम बिल्कुल चेंज हो चुके हो। जिन्हों सिस्टर कहती है मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि कोई इंसान इतना तेजी से चेंज हो सकता है और इतना ज्यादा चेंज हो सकता है। इसके बाद जिन्हों की सिस्टर उसको अपने टीचर से मिलवाने के लिए ले जाती है। लेकिन रास्ते में वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सांग जिन्हों को देखकर काफी ज्यादा शौक में होते हैं। जिस पर उसमें से काफी सारे बच्चे उसको देखते हुए कहते हैं कि भाई ये कौन बंदा है, ये कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है ना। तभी उनमें से एक स्टूडेंट कहता है कि यार ये तो जिन्हों के बगल में चल रहा है, क्या ये जिन्हों का बड़ा ब्रदर है क्या। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं इसी तरीके से बातें कर रहे होते हैं। जिन्हों तो बस यहाँ साइड से जा रहा होता है। उसके सिस्टर उससे कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए हो। काफी सारे बच्चे तो ये भी बातें कर रहे होते हैं कि क्या ये कोई नया टीचर है या कोई नया स्टूडेंट है। जिसके बाद जिन्हों की सिस्टर जिन्हों को ताना मारते हुए कहते हैं क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है क्या अभी, क्योंकि कल रात तुम काफी ज्यादा लेट हो गए थे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए किसी क्यूट हाई स्कूलर गर्ल से बात कर सकती हूँ। जिसपे जिन्हों उसका गाल पकड़ते हुए कहते हैं शांत रहो। इसके बाद जिन्हों जो होता है वो यहाँ पर उसकी टीचर से मिलने के लिए जाता है। जिन्हों की टीचर को देखते हुए कहते हैं क्या तुम जिन्हा के ओल्डर ब्रदर हो। वैसे मैं जिन्हा की क्लास टीचर हूँ, मैं नहीं जानती थी कि जिन्हा के पास इतना हैंडसम ब्रदर भी है। जिन्हों को अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं भी इसी स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ, लेकिन मैंने पहली बार इनको देखा यहाँ पर। यानी कि टीचर की बात कर रहा होता है कि इसने टीचर को यहाँ पर पहली बार देखा है। जिन्हा की टीचर जिन्हों को बताती है कि जिन्हा के जो ग्रेड्स है वो काफी बेहतरीन है और वो काफी अच्छी इंसान है, तो तुमको उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो काफी मॉडल स्टूडेंट है, तो इस वजह से उसको फ्यूचर में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है तुमको ये बात पता होगी कि जिन्हा का गोल है कि वो एक मेडिकल स्कूल में जाए। जिन्हों उसको बताता है कि हाँ मेरे को ये चीज मालूम है। जिन्हा की टीचर जिन्हों को बताती है कि उसके ग्रेड्स और उसके जो रिपोर्ट्स है वो तो काफी बेहतरीन है, लेकिन हाँ उसके ऊपर ज्यादा पैसा डालने की जरूरत नहीं है। जिन्हों कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। कि टीचर जिन्हों से पूछती है मैंने सुना है कि तुम एक हंटर हो, मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, अगर जिन्हा का अवेक्ट हुआ होता तो क्या तुम उसको हंटर बनने देते। जिन्हों वो साफ साफ मना करता है। जिन्हा की टीचर जिन्हों को बताती है कि मैंने तुमसे क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि हमारे स्कूल में एक स्टूडेंट है जो कि अभी अवेक्ट हुई है और जिस वजह से वो स्कूल भी नहीं आ रही है।
और अगर इसी तरीके से लगातार वो क्लासेस को मिस करती रही तो स्कूल के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं रहेगी और उसके ऊपर स्कूल को एक्शन लेना पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि वो हंटर बनना चाहती है, लेकिन कम से कम उसको अपने ग्रेजुएशन तो पूरी कर लेनी चाहिए। और वैसे भी मैं हंटर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, तो प्लीज मेरे को माफ कर देना अगर मैंने तुमसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे हो तो। जिसके बाद जिनको उसकी रैंक पूछता है, टीचर उसको बताती है कि जहाँ तक मैंने सुना है उसकी रैंक लो है। जिनको अपने मन में सोच तो कहता है कि ई रैंक। मेरे को नहीं लगता कि वो काफी समय तक हंटर्स रह पाएगी, वो जरूर कहीं ना कहीं मारी जाएगी। टीचर जिन्हों से कहती है वैसे वो जो स्टूडेंट है वो जिन्हों की फ्रेंड है, तो क्या तुम उसको कन्विंस कर सकते हो कि कम से कम वो अपनी ग्रेजुएट तो पूरी कर ही ले। टीचर उसको उसका नाम बताती है, उस गर्ल का। वो बताती है कि उसका नाम हान सॉन्ग यी है, जिसका नाम सुनने के बाद जिन्हों थोड़ा सा हैरान होता है। जिन्हों टीचर से एक बार फिर से उसका नाम दोहराने के लिए कहता है। टीचर उसको बताती है कि उसका नाम हान सॉन्ग यी है। क्या तुम उसको जानते हो? अगले दिन हम लोग जिन्हों को देखते हैं जो कि कहता है कि ऐसे यार ये काफी ज्यादा छोटी दुनिया है, मेरे को नहीं लगता कि वो लड़की वही होगी। जिन्हों जब रास्ते में जा रहा होता है तभी उसको यहाँ पर वही गर्ल मिलती है, जिसको देखने के बाद जिन्हों काफी ज्यादा हैरान होता है। वो लड़की भी जिन्हों से कहती है कि सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद जिन्हों अपने सिस्टर की फोटो दिखाते हो कहता है कि क्या तुम इसको जानती हो। वो उसको बताते कि हाँ मैं जानती हूँ, ये तो जिना है। क्या तुम उसके ओल्डर ब्रदर हो? वैसे जब तुम एक बार हॉस्पिटल में थे तो मैं वहाँ पर आई थी। मैं नहीं जानती कि मेरी टीचर ने तुमसे क्या कहा, लेकिन स्कूल आने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और मैं हंटर बनना भी नहीं छोड़ सकती हूँ। जिसके बाद जिन्हों उसे कहता है कि तुमने जैसा ही कहा था कि तुम एक ई रैंक की हंटर हो, तुमको ये बात तो मालूम ही होगी कि रेगुलर अटैक्स जो होते हैं वो मैजिक बीस्ट के खिलाफ वर्क नहीं करते हैं। तो तुम्हारे पास ऐसे वेपन्स होने चाहिए जिसमें मैजिक एबिलिटीज हो। पर मैं तुमको एक बार बता दूं कि अगर तुम वीपन को भी बाय कर लेती हो तब भी तुमको बार बार वीपन्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए एक ई रैंक के हंटर के तौर पर प्रॉफिट्स बनाना काफी ज्यादा कठिन है। तो कहीं तुम बिना वीपन के तो लड़ाई करने की प्लानिंग नहीं कर रही हो? और बस अब तुम मेरे को ये मत कहना कि तुम ये चाहती हो कि तुम एक हंटर रहो सिर्फ इसलिए ताकि तुम थोड़ी बहुत पैसे कमा सको। जिसपे वो उसको कहती है कि अगर तुम मेरे को यहाँ पर लेक्चर देने के लिए आए हो तो अभी यहाँ से चले जाओ, और तुम भी जो ई रैंक के हंटर हो जैसे कि मैं हूँ। जिसपे जिन्हों उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमको यहाँ पर ये कन्विंस करने के लिए नहीं आया हूँ कि तुम हंटर मत बनो। तो हैरान हो तो कहते क्या, अगर तुम ये काम करने के लिए नहीं आए हो तो तुम क्या करने के लिए आए हो? तो जिन्हों उसे कहता है कि मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करने के लिए आया हूँ ताकि तुम एक एक्सीलेंट हंटर बन सको। इसके बाद अगले सीन में हम लोग एयरपोर्ट का सीन देखते हैं। तो असल में वांग डोंग सू भी इस जगह पर आ गया होता है अपने ब्रदर का बदला लेने के लिए। वांग डोंग सू एयरपोर्ट पे उतरा ही होता है तभी उसके पास वो च्यूल आते हैं जो कि उसका वेलकम करते हैं। वांग डोंग सू उसको देखते हुए कहता है तुमको दोबारा देखकर अच्छा लगा, तो हंटर एसोसिएशन ने मेरे को लाने के लिए तुमको भेजा है। वो च्यूल उसको कहता है कि जैसा कि एस रैंक हंटर कोरिया में आया है तो ऑफ कोर्स सर्विलेंस टीम का हंटर यहाँ पर आएगा आपको पिक करने के लिए। वांग डोंग सू उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हो तो तुम अभी भी सर्विलेंस टीम में हो, तो क्या तुम अभी भी चेयरमैन हो, गो गन ही के राइट हैंड मैन? और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जरूर उस बूढ़े को वहाँ से हटाकर सब कुछ अपने हाथ में ले लेता। गोचिलो से पूछता है कि सर वैसे आपकी प्लानिंग कब तक है यहाँ पर रहने की? जिस पर वो उसको बताता है कि मैं ज्यादातर समय तक यहाँ नहीं रहूंगा, तो तुमको यहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से जल्दी चला जाऊंगा जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा। वो च्यूल उससे कहता है कि तुमने अपने देश के साथ गद्दारी की और तुम दूसरी जगह चले गए, और अगर तुम कोरिया वापस आए हो तो जरूर तुमको बहुत ही ज्यादा जरूरी काम होगा। तो क्या तुम ई रैंक हंटर सांग जिन वू और डी रैंक के हंटर जिन वो को ढूंढने गए हो, है ना? क्या मैंने सही कहा? वांग डोंग सू से कहता है कि जैसा कि तुम सर्विलेंस एजेंट हो तो तुमको इस चीज के बारे में पहले से ही मालूम था, तो तुमने मेरे से ये क्यों पूछा? तो क्या तुम मेरे को रोकने की सोच रहे हो? क्या ये बात सही है? तुम मेरे को रोकने की सोच रहे हो? वो चील उससे कहता है कि मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ सर। वांग डोंग सू से कहता है कि वैसे क्या तुम इसके रेंजर गिल्ड को ज्वाइन करना चाहोगे? मेरे पास तुम्हारे लिए काफी बेहतरीन डील है और तुमको ज्यादा पैसे भी दिए जाएंगे उस ओल्ड मैन से, जो भी तुमको पे करता है उससे ज्यादा ही मिलेंगे तुमको। तो वहाँ पर वो च्यूल अपने मन में सोचते कहते हैं कि एस रैंक हंटर वांग डोंग सू एसोसिएशन ने सस्पेक्ट किया कि तुम्हारे जो ओल्डर ब्रदर था वांग डोंग सुक, उसने डंजन के अंदर बहुत सारे अनगिनत मर्डर किए हंटर्स के। जैसा कि एक छिपकली अपनी पूंछ खुद ही काट लेती है, वैसे ही तुम्हारे ब्रदर के साथ हुआ। पर क्या फर्क पड़ता है, दोनों ब्रदर तो एक जैसे ही हैं। इसके बाद हम लोग एक दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर भी जस्ट गेट अपेयर हुआ होता है, और इस जगह पर जिन्हों उसी गर्ल को लाया हुआ होता है। तो असल में यहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के सेकंड डिवीजन जो चीफ होता है उसने यहाँ पर सांग जिन वू को विजिट के लिए बुलाया हुआ होता है, और साथ ही में उसका जो डिप्टी मैनेजर होता है वो भी उसके साथ आया होता है। व्हाइट टाइगर गिल्ड का चीफ उस गर्ल को यहाँ पर देखते हुए कहता है तुम तो वही स्टूडेंट हो ना जिसको मैंने कल देखा था? जिसपे वो बताते हैं कि हाँ मैं वही हूँ। व्हाइट टाइगर गिल्ड का चीफ अपने मन में सोचते कहता है कि ई रैंक का हंटर मैंने इससे ज्यादा उम्मीद की भी नहीं थी।
लेकिन तभी वो अपने मन में दूसरी बात सोचते हुए कहता है कि लेकिन रुको, सांग जिन वो भी एक ई रैंक का हंटर है, तो मेरे को कंक्लूजन पर इतनी जल्दी नहीं आ जाना चाहिए। जिसपे व्हाइट टाइगर गिल्ड का चीफ उसको बताता है कि ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर सारी अरेंजमेंट्स कर दी गई हैं। जिन वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये मेरे को दिखाना चाहता है कि आखिर किस तरीके से ये नए रिक्रूट्स को ट्रेन करता है। ये तो काफी बेहतरीन बात है। ये मेरे को ये सब कुछ दिखाकर इम्प्रेस करना चाहता है कि आखिर किस तरीके से व्हाइट टाइगर गिल्ड का सिस्टम काम करता है और किस तरीके से वो नए लोगों को ट्रेन करते हैं। चीफ उसको बताता है कि मैंने बाकी अदर जो हंटर्स हैं उनको बता दिया कि तुम यहाँ पर आने वाले हो, तो तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही में जो एरिया है यहाँ पर काफी सारे गेट अपीयरेंस होते हैं, जिस वजह से इस जगह को एक अलग जोन में डाल दिया गया है। तो यहाँ पर आसपास ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पर 80% जो घर है वो तो बंजर पड़े हुए हैं, वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। और इस जगह के जो अदर पार्ट्स हैं वो तो पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। और एक सी रैंक का गेट अभी जस्ट ओपन हुआ है, तो ये हमारे लिए परफेक्ट टूर होगा। तभी पीछे से एक दूसरा हंटर आता है जो कि कहता है कि पहले ही 9 बज चुके हैं, चलो उनको काट पीट के खत्म करते हैं। और ये कोई पिकनिक नहीं है, तुम जानते हो। जिनको यहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड के चीफ से पूछता है कि अब ये कौन बंदा है, जिस पर वो उसको बताता है ये हमारा न्यू ए रैंक का हंटर है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऑफेंड हो गया है जब इसको इस बारे में बताया गया कि आप भी यहाँ पर विजिट कर रहे हो। तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लगा। इसका नाम किम च्यूल है और जैसा कि आप देख सकते हो ये एक टैंक है। वो कहता है कि ए रैंक का हंटर। जिसके बाद वो उसको आगे बताते हैं कि आज का हमारा जो स्ट्राइक स्क्वाड है इसमें टोटल 12 मेंबर्स हैं। उन 12 मेंबर्स में से एक ए रैंक का, 7 बी रैंक के और 4 सी रैंक के लोग हैं। ए रैंक के और बी रैंक के हंटर्स को सी रैंक के हंटर्स के स्क्वाड के साथ जोड़ना ये थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी इनकी जो रैंक्स हैं वो तो ज्यादा है, लेकिन ये सब के सब न्यू हंटर्स हैं। तो हम लोगों ने ऐसा इसलिए किया ताकि इन लोगों को डंजन्स के अंदर कुछ एक्सपीरियंस गेन हो जाए। जिसपे जिनको कहता है कि हाँ फिर भी एक ए रैंक का और 7 बी रैंक के ये तुमको काफी है, चलो ठीक है। जिसपे जिनको अपने मन में सोच तो कहता है कि अगर ये रेड काफी ज्यादा इजी हुई तो मेरे को नहीं लगता कि ये लोग ज्यादा कुछ सीख भी पाएंगे इसमें। पर असल में मैं यहाँ पर सॉन्ग यू को इसलिए लेकर आया हूँ ताकि ये इन हंटर्स को देख सके डंजन के अंदर ई रैंक का हंटर किस तरीके से पावरलेस होता है। शायद ये इसको समझ में आ जाए। तभी यहाँ पर जो डिप्टी मैनेजर होता है व्हाइट टाइगर गिल्ड का, वो सांग जिनको से कहता है आप यहाँ पर उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक मत करना, आप प्लीज साइड में खड़े रहना, वरना ये पूरी रेड हमारे लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। जिसके बाद ये लोग एक एक करके उस डंजन के अंदर जाने लग जाते हैं। जिन्हों जैसे उस डंजन के अंदर एंटर करता है तभी उसको कुछ एहसास होता है। जिन्हों कहता है कि ये फीलिंग ये तो काफी ज्यादा अजीब है और ये जो फीलिंग होती है सभी लोगों को हो रही होती है। व्हाइट टाइगर गिल्ड के चीफ होते हैं कहते हैं कि ये जो गेट है इसकी फीलिंग ये काफी ज्यादा अजीब है। ये जो गेट हो रहा है काफी ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है, यहाँ पर कुछ तो अलग है। और एक सी रैंक के गेट के अंदर यूजली जब एंटर किया जाता है तो इस तरह की फीलिंग तो होती नहीं है। जिनको अपने मन में सोचते तो कहता है कि मेरे को यहाँ पर कुछ डेंजर लग रहा है, हमको यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। अरे व्हाइट टाइगर गिल्ड का चीफ होता है वो यहाँ पर डिप्टी मैनेजर से कहता है कि जल्द से जल्द मेन स्ट्राइक स्क्वाड से कांटेक्ट करो, जल्द से जल्द करो। हम लोग जिनको को देखते हैं तो असल में यहाँ पर जो व्हाइट टाइगर गिल्ड के डिप्टी मैनेजर और चीफ इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी लोग जो होते हैं उस डंजन के अंदर चले जाते हैं। जिनको भी चला जाता है उस डंजन के अंदर, जिसपे अभी दोनों यहाँ पर आपसे बात कर ले जाते हैं अब हम लोग क्या करना चाहिए। डिप्टी मैनेजर चीफ से पूछता है कि चीफ अब आप क्या कर रहे हैं। चीफ उसको बताता है जैसा कि मिस्टर सांगजिन वो भी गेट के अंदर चले गए हैं तो मैं मेन स्ट्राइक स्क्वाड को कॉल ना करते हुए मैं डायरेक्टली हमारे मास्टर को ही कॉल कर रहा हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने मास्टर को कॉल करता है। वो अपने मास्टर को बताता है कि एक रेड गेट ओपन हो गया है। जिसकी बात सुन के उसके मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक सी रैंक के गेट के अंदर एक रेड गेट कैसे ओपन होता है, वहाँ पर कैसे आ गया रेड गेट। और जैसा कि तुम अगर कह रहे हो अगर ये बात सही है तो इसका मतलब ये है कि मेरे को वहाँ पर खुद ही आना पड़ेगा। तो दोस्तों असल में ये होता है व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर एस रैंक हंटर बी क्यून हो। इसके बाद अगली सीन में हम लोग मिस्टर च्यूल और वांग डोंग सू को देखते हैं जो कि कार से कहीं पे जा रहे होते हैं। वांग डोंग सू मिस्टर च्यूल से पूछता है कि वैसे मेरे भाई के फ्यूनरल पे क्या हुआ। मिस्टर च्यूल उसको बताते हैं कि आपके ब्रदर की जो प्रोफाइल थी वो लो रखी गई थी, साथ ही में हम लोग को उसकी बॉडी भी नहीं मिली। तो क्या आप उसकी कब्र पे जाना चाहेंगे। जिस पर साफ साफ उसको मना करता है और कहता है कि मेरे को मरे हुए के पास जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को तो इंटरेस्ट इस चीज में है जो कि मेरे ब्रदर ने जिन कचड़ों को पीछे छोड़ दिया है। तो वो यहाँ पर सांग जिन वो और उसके साथ ही बात कर रहा होता है। जिस पे मिस्टर चिल उसको पूछते हैं तो फिर मैं आपको कहाँ पर लेकर चलूं। वांग डोंग सू से बोलता है क्या, कहाँ पे मतलब, अरे मेरे को डंजन में ले चलो। ऑफ कोर्स यार मेरे को डंजन के पास ले चलो।
मेरे को उन लोगों को ढूंढना है, और अगर वो लोग हंटर्स हैं तो वो लोग वहीं पर मिलेंगे। मिस्टर चिल्स को बताते हैं कि वैसे साउथ कोरिया में काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट गेट्स हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आखिरकार वो कहाँ रहते हैं। वांग डोंग सो उससे कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम यहाँ पर 21 सेंचुरी में जी रहे हैं। और अपना वो फोन निकाल कर उसमें मैप के थ्रू देखने लग जाता है। वो कहता है कि ई रैंक सांगजिन वू, ऐसा लग रहा है कि ये जस्ट अभी अभी किसी डंजन में एंटर किया है। वैसे अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुमको याद दिलवा दूं कि डंजन्स के अलग रूल होते हैं, और उसके ऊपर जो हमारे सोसाइटी के लॉज होते हैं वो अप्लाई नहीं होते। और आशा है कि मैं जो तुमको कह रहा हूँ वो तुमको समझ आ रहा है। जिसके बाद उसको काफी ज्यादा गुस्से में जाता है और कहता है कि अपने काम से मतलब रखो, मैं उन लोगों के साथ डंजन के अंदर क्या करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ वो मेरी चॉइस है, समझे तुम। मिस्टर चिल भी उसके जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ ठीक है, जैसे आपकी मर्जी सर। दूसरी तरफ सांग जिन वू और उसके बाकी साथियों को देखते हैं जो कि यहाँ पर डंजन के अंदर आ गए होते हैं। तो बेसिकली ये लोग एक दूसरे डायमेंशन में आ गए होते हैं, जिसको देखने के बाद यहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं उसके साथ आए होते हैं सांग जिन वू के साथ, वो कहते हैं कि आखिरकार हम लोग हैं कहाँ। और वैसे भी ये चीज डंजन जैसी दिखाई दे ही नहीं रही है, साथ ही में जो गेट है वो भी डिसअपेयर हो गया है। जिन वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आसपास मेरे को कुछ भी अजीब चीज सेंस नहीं हो रही है, कहीं गेट हम लोगों को कोई दूसरे डायमेंशन में तो ट्रांसपोर्ट नहीं कर गया है। तभी सांगिन वू जिस गर्ल को अपने साथ लाया हुआ होता है उसकी तरफ बहुत तेजी से एक तीर आती है, लेकिन सांगिन वू उसको रोक लेता है। बाकी सभी जो लोग होते हैं वो भी इसे देख कर काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के ऊपर भी अटैक हुआ होता है। वो कहते हैं अरे वो देखो पेड़ के ऊपर कोई है, लगता है वही लोग हैं जो हमारे ऊपर अटैक्स कर रहे हैं। जिसके बाद हम लोग को वो लोग दिखाए जाते हैं जो कि इन लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। तो असल में ये लोग आइस एल्फ्स होते हैं, जिनवू जो कि उन लोगों को देख लेता है। उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि आइस एल्फ्स, मैं इनके प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाया क्योंकि ये लोग मेरे से काफी ज्यादा दूर हैं। जिनवू बताता है कि वो लोग जो कि इन टाइप के क्रिएचर से कभी भी एनकाउंटर नहीं हुए हैं, वो लोग इसको आइस एल्फ्स कहते हैं। लेकिन वो हंटर्स जो कि इन लोगों के साथ लड़े हैं वो इन लोगों को दूसरे नाम से कहते हैं। लेकिन इनका जो दूसरा नाम है इन क्रिएचर्स का, वो इनको इसीलिए दिया गया है क्योंकि इनके जो दूसरे मेथड होते हैं हंटर्स को मारने के, वो काफी ज्यादा ब्रूटल होते हैं, और इसीलिए इनको कहा जाता है आइस स्लेयर्स। इस तरफ हम लोग डंजन के बाहर व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर पहुंच गए होते हैं। वो उस गेट के अंदर जो रेड गेट होता है उसमें अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एंटर नहीं कर पा रहे होते हैं। जिस पर वो कहते हैं ये अच्छी चीज नहीं है। और मेरे को तो ये समझ में आ ही नहीं रहा है कि आखिरकार एक सी रैंक के गेट में इस तरीके से काम कैसे हो गया। जिसपे व्हाइट टाइगर गिल्ड का जो मास्टर होता है वो यहाँ पर डिप्टी मैनेजर से पूछता है कि क्या तुमने एसोसिएशन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, जिसपे वो बताता है कि हाँ हमने कोशिश की थी, लेकिन वो लोग सिर्फ हमसे यही पूछे जा रहे थे कि क्या सच में वो एक सी रैंक गेट ही था ना। जिसकी बात सुन के व्हाइट टाइगर गिल्ड का जो मास्टर होता है वो भी काफी ज्यादा गुस्से में आता है। वो कहता है कि अरे नहीं। जिसके बाद वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि रेड गेट जो होता है वो सिर्फ हाई रैंक के डंजन्स में ही अपेयर होता है, और इस गेट के दूसरी तरफ एक दूसरा ही वर्ल्ड होता है। लेकिन ये जो माना वेव्स को एमिट कर रहा है, निकाल रहा है, ये तो सी रैंक के डंजन के बराबर ही लग रही है। लेकिन जहाँ तक मेरे को लग रहा है मेरे सामने जो गेट है ये कम से कम बी रैंक का तो होना ही चाहिए, और अगर हम लोगों की किस्मत बहुत ज्यादा खराब हुई तो ये ए रैंक का गेट हो सकता है, और शायद उससे भी ज्यादा। जिसपे डिप्टी मैनेजर जो होता है वो यहाँ पर उनसे पूछता है क्या हम लोग को एक बार और माना मीटर का इस्तेमाल करके माना वेव्स को मेजर करना चाहिए। जिसपे मास्टर्स को कहते हैं कि जैसा कि गेट पूरी तरीके से रेड हो चुका है, साथ ही में किसी भी प्रकार की कोई भी माना वेव्स को रिलीज नहीं कर रहा है, तो इसको मेजर कर पाना ही नामुमकिन है। और अब ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम इस गेट की एग्जैक्टली जो रैंक है वो पता लगा सके। जिसके बाद वो पूछते हैं कि मेरे को ये बताओ कि आखिरकार अंदर कितने हंटर्स हैं। जिस पर उसको बताया जाता है कि टोटल अंदर 12 हंटर्स हैं। जिस पर वो उससे पूछता है कि आखिरकार उनमें से कितने ज्यादा हाई रैंक्स के हैं। जिस पर उसको बताया जाता है कि 12 हंटर्स में से सिर्फ एक हंटर है जो कि ए रैंक का है, जिसका नाम किम च्यूल है, और वो उस टीम को लीड कर रहा है। साथ ही में वहाँ पर 7 बी रैंक के हंटर्स भी हैं। जिसकी बात सुन के मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं क्या 1 ए रैंक और 7 बी रैंक्स के। और फिर से वो सोचने लगते हैं कि ये जो गेट है ये बी रैंक या ए रैंक का हो सकता है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। और अगर ये एस रैंक का गेट होता तो पूरी कंट्री में इमरजेंसी अलर्ट हो जाता, पर ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो मैं इस पॉसिबिलिटीज को यहाँ से तो हटा ही देता हूँ। और अगर ये गेट बी रैंक का है तो कम से कम 3 या उससे ज्यादा ए रैंक के हंटर्स तो चाहिए ही होंगे यहाँ पर सरवाइव करने के लिए। और अगर ये गेट ए रैंक का हुआ तो एक या एक से ज्यादा एस रैंक का हंटर्स इस गेट के अंदर सरवाइव कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये गेट ए रैंक या उससे ज्यादा हायर रैंक का हुआ तो समझो हंटर्स मर गए।
अगर उन लोगों की किस्मत अच्छी हुई तो वो बच भी सकते हैं, पर कुछ ही बचेंगे उसमें से। तभी व्हाइट टाइगर गिल्ड के जो चीफ होते हैं वो उसको बताते हैं कि उस गेट के अंदर एक और बंदा था जो कि एंटर किया था। जिस पर वो उससे पूछते कि कौन कौन था वो, जिस पर वो उसको बताते हैं कि वो एक हंटर है जिसको कि मैंने अपनी नजरों में रखा हुआ है काफी समय से। जिस पर वो उसकी रैंक पूछते हैं कि बताओ उसकी रैंक क्या है, ए या बी। अपना सर नाम हिलाता है, जिस पर वो कहते हैं क्या, इसका मतलब वो जरूर एस रैंक का हंटर होगा। जिस पर वो कहता है कि नहीं सर, वो एक ई रैंक का हंटर है। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है उसी रेड गेट के अंदर, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिन्हों के साथ जो 12 मेंबर्स आए हुए होते हैं उनमें से 2 जो मेंबर होते हैं वो तो मारे गए होते हैं। जिनको अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इन लोगों के निशाने काफी ज्यादा बेहतर है। इन लोगों ने सबसे पहले हमारे जो स्ट्राइक स्क्वाड था उसके 2 मेंबर्स जो कि सबसे ज्यादा कमजोर थे उनके ऊपर टारगेट किया। जिन्हों के हाथ में एक तीर होती है उसको तोड़ते हुए जिन्हों कहता है कि तुम लोगों को मैं अपने इन दोनों हाथों से ही मार दूंगा। तभी इन लोगों के साथ जो ए रैंक का हंटर आया हुआ होता है जो कि इनका लीडर भी होता है, वो यहाँ पर आकर इन सभी लोगों को कहता है अगर तुम लोगों ने अभी तक इस चीज को नोटिस नहीं किया है तो मैं तुमको बता दूं कि अभी हम लोग इस समय रेड गेट के अंदर हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस डंजन के अंदर कोई भी एंटर नहीं कर सकता है जब तक कि हम सभी मारे ना जाए या ये डंजन खुद ही ब्रेक ना हो जाए। जिसकी बात सुन के यहाँ पे जो बाकी हंटर्स होते हैं वो कहते हैं क्या ये तो रेड गेट है। जिन्हों के साथ जो गर्ल आई होती है वो ऐसे पूछती है सर ये रेड गेट क्या होता है, जिस पे जिन्हों उसको बताता है कि ये स्पेशल प्रकार का गेट होता है जो कि एक दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट कर देता है, और अगर एक बार तुमने रेड गेट के अंदर अपने पैर रख दिए तो तुम बाहर की दुनिया से पूरी तरीके से अलग हो जाओगे। इसका मतलब ये है कि बाहर की दुनिया से तुम्हारे लिए कोई भी मदद नहीं आ सकती है, और तुम इस डंजन से बाहर तब तक नहीं जा सकते हो जब तक कि तुम यहाँ के जो बॉस है उसको हरा नहीं देते, ये डंजन खुद ही ब्रेक नहीं हो जाती। और अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो हम यहाँ पर फंस चुके हैं। तभी यहाँ पर जो ए रैंक का हंटर होता है वो यहाँ पर इन लोगों को फिर से कहता है कि मैं तुम लोगों को अपने बारे में एक बार और बता देता हूँ। और जैसा कि सबको ये बात पता लग चुकी है कि हम लोग एक रेड गेट के अंदर एंटर हो गए हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये श्योर करूँ कि हम सभी लोग यहाँ से सुरक्षित वापस जा सके। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात ये भी बता दूं कि मैं आप लोगों को प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। हम लोग को इस डंजन को ब्रेक करने में महीने भी लग सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी गारंटी नहीं है कि हम लोग कब तक सरवाइव करेंगे। और इस रेड गेट की मिनिमम जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो बी रैंक का होगा, और इस जैसे खतरनाक जगह पर ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है कि हम सभी लोग यहाँ पर एक साथ मैनेज कर सके एक सिंगल यूनिट रहकर। तो हम लोग यहाँ पर 2 टीम बना लेते हैं अलग अलग। अगर हम इसी जगह पे रहें तो या तो हम लोग जम के मर जाएंगे, और या तो हम लोग को क्रिएचर्स यहाँ पर दोबारा आकर खुद अपने हाथों से मार देंगे। और अगर तुम में से कोई भी मेरी टीम को ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो मैं ये जो डंजन है अपने दम पर ही क्लियर कर दूंगा। तो तुम लोगों में से कौन कौन मेरे साथ आना चाहेगा? जिसपे काफी सारे लोग कहते हैं हाँ हाँ मैं भी आऊंगा मैं भी आऊंगा, लेकिन वो काफी सारे लोगों को मना करता है और कहता है कि तुम में से जो भी सी रैंक या उससे नीचे का हंटर है वो मेरे साथ नहीं आएगा। इसके बाद वो लोगों को बताता है कि रेड गेट के अंदर एक दिन 1 घंटे के बराबर होता है रियल लाइफ में। यानी कि अगर रियल लाइफ में सिर्फ 1 घंटे बीते हैं तो रेड गेट के अंदर 1 दिन बीत चुके होंगे। अगर बेकार से भी बेकार हुआ तो हम लोगों को महीने लग जाएंगे बॉस को हराने में। और इस प्रकार के सर्कमस्टांसिस में मैं किसी प्रकार के एक ऐसे लोग को अपने साथ नहीं ले जाना चाहूंगा जो कि एक डेड वेट की तरह हो। लेकिन उसको ऐसा कहते ही बाकी जो हंटर्स होते हैं सी रैंक के, वो उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम हमको डेड वेट कह रहे हो। जिस पर वो कहता है कि तुम लोग उदास मत हो, जब हम लोग बॉस को हराकर वापस आएंगे अगर तुम तब भी जिंदा होगे तो चिंता मत करो, हम भी तुमको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तभी उन लोगों के साथ में जो एक गर्ल हंटर आई हुई होती है वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहूंगी बल्कि मैं इन लोगों के साथ जाना चाहूंगी। जिस पर वो भी कहता है कि चलो ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद यहाँ पर उनको लीडर होता है वो उनको कहता है कि इस लड़की के जाने के बाद यहाँ पर एक जगह खाली हो गई है तो तुम में से कोई एक हमारे साथ चल सकता है। तो यहाँ पर ये जो गर्ल हंटर होती है वो वहाँ से जाते वो बोलती है हम लोगों के ऊपर एरो शूट की गई, ये उस एरो तक को नहीं देख पाया। तभी वो जिन्हों से बोलती है कि तुम असल में ई रैंक कर तो नहीं हो। तभी सीन शिफ्ट होता है, डंजन के बाहर का सीन देखते हैं। व्हाइट टाइगर गिल्ड का जो चीफ होता है वो व्हाइट टाइगर गिल्ड जो मास्टर होता है, तो यहाँ पर जो मास्टर है इसका नाम मिस्टर बेक है। तो मिस्टर बेक को बताता है कि मैंने इस चीज को काफी समय से सीक्रेट रखा था क्योंकि मैं सांग जिन वू का ट्रस्ट जीतना चाहता था, लेकिन मैं इतना तो पक्का कह सकता हूँ कि उसका रीअवेक्ड हुआ है। मिस्टर बेग उससे कहते हैं कि सही में। जिसकी बात सुनने के बाद चीज भी थोड़ा सा यहाँ पर शक करता है अपने ऊपर, कहता है कि वैसे उसने मेरे को कभी भी क्लियर आंसर नहीं दिया कि उसका रीअवेक्ड हुआ है। तो वो उसका रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि हाँ बस इसको तुक्का ही कह सकते हैं, मतलब ये मेरा मानना है। जिसकी बात सुनने के बाद मिस्टर बेग थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि हम एक ही इंसान है जिसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, वो है किम च्यूल। वो भी अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि मिस्टर बेग आप समझ नहीं पा रहे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ।
अगर आप सांग जिन वू को एक्शन में देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। तभी यहाँ पर सर्वेलेंस टीम का फर्स्ट डिवीजन का जो मैनेजर होता है जो सांग चैन, वो यहाँ पर आता है। वो यहाँ पर मिस्टर बेग से कहता है कि वो जो ए रैंक का हंटर उन लोगों के साथ गया है, उसके जो रिकॉर्ड्स है, परफॉर्मेंस है, वो काफी बेहतरीन है। मैं किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने सुना कि एक ई रैंक का हंटर जिसका रीअवेक्ड हुआ था, क्या मैंने सही सुना था ना? और मेरे ओपिनियन में वो जो ए रैंक का हंटर है वो मोर क्वालिफाइड है एक ऐसे इंसान से जिसका कोई भी नाम नहीं है और उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। व्हाइट टाइगर गिल्ड सेकंड रीजन का जो चीफ होता है वो भी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अंत में पता चल ही जाएगा कि कौन सही है। और तभी इन लोगों के पास वांग डोंग सू और मिस्टर चियोल आते हैं। वांग डोंग सू उन सभी लोगों को यहाँ पर देखकर कहता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के लोग, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसको देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि वांग डोंग सू आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहा है। मिस्टर बेग उससे पूछते हैं कि तुम कोरिया में क्या कर रहे हो, जिस पर वो उसको बताता है कि मैं यहाँ पर कुछ बिजनेस से आया हूँ, मेरा कोई काम है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ बस। मिस्टर बेग उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मेरे क्वेश्चन का जवाब दो कि तुम इस समय हमारे स्टेट में हो तो तुम बताओगे कि तुम यहाँ पर कोरिया में क्या बिजनेस करने के लिए आए हो, आखिरकार तुम यहाँ पर करने के आए हो। जिस पर उससे कहता है कि मैं यहाँ पर बस अपने आप से कुछ पूछ रहा था, क्या तुम मेरे को बताओगे आखिरकार क्यों तुमने एक ई रैंक के लूजर, एक ई रैंक के हंटर को रिक्रूट किया है। मिस्टर बैग कहते हैं क्या ई रैंक, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? जिस पर वो उससे कहता है कि मैं सांग जिन वू के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि अभी जस्ट गेट के अंदर एंटर किया है। मिस्टर बैग भी सांग जिन वू का नाम सुनकर कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं क्या वांग डोंग सू, इसको भी इसके बारे में पता है क्या? और तभी वांग डोंग सू जो होता है वो गेट के पास जाता है। वो कहता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, और तब उसको पता चलता है। वो कहता है क्या ये तो एक रेड गेट है। और इस तरफ हम लोग डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सांग जिन वू और यहाँ पर जो दूसरा ए रैंक का हंटर होता है उन लोगों के अलग अलग टीम बन गई होती है। तो जिनवू की जो टीम होती है उसमें सभी सी रैंक के हंटर होते हैं, सिर्फ एक लड़की को छोड़ के जो कि अभी भी आई थी, जो कि बी रैंक की हंटर है। और ये लोग अब एक दूसरे को गुड लक बोल के अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं। हम लोग जिनवू और उसके टीममेट्स को देखते हैं। यहाँ पर जो लड़की होती है वो यहाँ पर जिनवू से पूछती है कि तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तुम्हारी रैंक क्या है? जिन्हों कहता है क्या मेरी रैंक जान के क्या करोगी? वो लड़की अपने मन में सोचते हुए कहती है ये बंदा कम से कम ए रैंक का तो होगा ही, नहीं शायद उससे भी ज्यादा। और डंजन के दूसरी तरफ हम लोग जो ए रैंक का हंटर होता है उसके और बाकी उनके जो दोस्त होते हैं उनको देखते हैं। वो लोग एक जगह पहुंचने के बाद कहते हैं कि हम लोग अभी यहीं पे रुकेंगे और ये जो फॉरेस्ट है ये आइस बियर्स टेरिटरी है। तो इन लोगों को जो लीडर होता है ए रैंक का हंटर वो कहता है कि ऐसा लगता है कि एक ई रैंक के हंटर की वजह से बाकी इनोसेंट लोगों की जान जाएगी। तो वो असल में यहाँ पर सांगिन वो उसकी टीम की बात कर रहा होता है। तभी उसका साथी कहता है कि आखिरकार हम ई रैंकर से एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, यहाँ तक कि तो उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं मिली होगी। तभी उन लोगों के सामने कोई चीज आती है। तभी जो ए रैंक का हंटर होता है वो उन सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। इसके बाद अगले सीन में हम लोग डंजन के बाहर का सीन देखते हैं। मिस्टर बेग जो होते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हुए होते हैं और अपने मन में सोचते हुए कहते हैं आखिरकार ये सभी लोग सांग जिन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। ए रैंक का हंटर किम क्यूल और उसकी टीम के ऊपर काफी सारे आइस बियर अटैक कर देते हैं, लेकिन किम उन सभी आइस बियर को अकेला ही मार देता है। जिनको देखने के बाद उसके जितने भी साथी होते हैं वो कहते हैं कि ये सभी ए रैंक के थे, ये काफी ज्यादा पावरफुल आइस बियर थे और किम च्यूल ने इनको अकेला ही मार दिया। किम भी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे को लगता है मैं इतना ताकतवर तो हुई कि मैं थोड़े बहुत आइस बियर को अपने दम पर संभाल सकता हूँ। उसके जो टीम के बाकी साथी होते हैं वो कहते हैं कि खाने का बंदोबस्त तो हो ही गया है, हम लोगों को कुछ दिनों तक तो खाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, हम लोगों ने काफी बेहतर स्टार्ट किया है। किम उन सभी लोगों को कहता है कि तुम लोग किस चीज की बात कर रहे हो, जब तक कि हम इस फॉरेस्ट से बाहर नहीं चले जाते हैं खतरा तब तक रहेगा, हम लोग के ऊपर खतरा रहेगा ही रहेगा। किम अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इन सभी में मैं सिर्फ इकलौता ही ताकतवर हूँ जो कि इन बीस्ट को संभाल सकता है, और दूसरी टीम उनका तो अभी तक खाना भी बन चुका होगा। दूसरी तरफ हम लोग जिनवू और उसकी टीम को देखते हैं। जिनवू की टीम में जो बी रैंक की गर्ल होती है वो कहती है कि रुको, हम लोग को इसके आगे नहीं जाना चाहिए। जिसपे जिनवू उससे पूछता है कि क्यों, आखिरकार हम लोग को आगे क्यों नहीं जाना चाहिए। वो गर्ल उसको बताती है तुमको वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ पर देखो एक टेरिटरी मार्किंग है, इसका मतलब ये है कि इसके आगे आइस बियर का पूरा एंटायर जो फॉरेस्ट है वो पूरा आइस बियर का है। तो हम लोग को यहाँ से जल्द वापस चले जाना चाहिए। अगर हम थोड़ी देर और भी यहाँ रुकते हैं तो यहाँ पर काफी सारे मैजिक बीस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। जिसपे जिनवू उससे कहता है कि अच्छा तो ये जो एरिया है वो पूरा आइस बियर का है, तो तुम यही कहना चाहती हो। जिसपे वो लड़की अपने मन में सोचते हो कहती है क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या। इसके बाद लड़की जिनवू से कहती है कि हाँ इसीलिए हम लोग को यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। फिर जिनवू से कहता है तुम
मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ, हम लोग को फॉरेस्ट के और भी अंदर जाना चाहिए। जिसपे वो लड़के ऊपर गुस्सा करते हो, कहती है क्या तुम समझे नहीं मैं क्या कहना चाहती हूँ? तुम सुन भी रहे हो ना कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, मैंने क्या बोला? अगर हम लोग और भी आगे गए तो हम लोग मारे जाएंगे, तुम क्या मरना चाहते हो? जिसपे जिन्वू उससे कहता है कि जैसा कि जो पूरी टेरिटरी है ये बियर टेरिटरी है, इसका मतलब ये है कि हम जितना भी अंदर इस फॉरेस्ट के अंदर जाते जाएंगे, हम लोगों को आइस बियर के अलावा किसी और से डरने की जरूरत नहीं है। और इन आइस बियर को हम लोग काफी अच्छे हैंडल कर सकते हैं अगर तुलना की जाए उन आइस एल्फ से, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। जिसपे वो जो गर्ल हंटर होते हैं वो भी सोचती है, आखिरकार मैंने इस चीज के बारे में क्यों नहीं सोचा। फिर जिन वो अपनी इन्वेंटरी चेक करता है तो वहाँ पे काफी सारे क्लॉथ होते हैं विंटर के, तो उनमें से वो कुछ जो विंटर के क्लॉथ होते हैं वो निकाल के अपने साथी को देता है और उन लोगों को कहता है कि ये पहन लो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैजिक बीस्ट से फाइट करने से पहले ही तुम लोग यहाँ पर फ्रीज होके मर जाओ। सभी लोग देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि जिन्होंने ने यहाँ पर अपने स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल करके उन लोगों को क्लॉथ ला कर दिया है। उसके जो टीममेट होते हैं वो यहाँ पर बात करते हैं, तो उनमें से जो एक टीममेट होता है वो कहता है कि मेरे को तो लगा था सिर्फ स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल करके 2 या 3 आइटम वो भी लो रैंक के ही समन किए जा सकते हैं, तो आखिरकार ये किस तरीके से इतने सारे आइटम्स को समन कर पा रहा है। दूसरा लड़का होता है वो भी काफी ज्यादा चीज देख के हैरान होता है। जिन्हू जिस गर्ल को अपने साथ लाया हुआ होता है वो जिन्हू से पूछती है कि ये सब क्या है। जिन्हू उसको बताता है कि इन सब चीजों में मैं तुमको ले आया तो मैं अब तुमको प्रोटेक्ट भी करूंगा, इसके बदले में तुम मेरे से कोई सवाल मत पूछना। और वो बाकी सभी लोगों को भी जो भी उसके टीममेट होते हैं उन सभी से भी कहता है कि बाकी सभी लोगों के लिए भी यही सेम चीज अप्लाई होती है और मेरे से किसी चीज की उम्मीद भी मत रखना। और उन लोगों को चुप रहने का इशारा करता है क्योंकि जिन्हू को यहाँ पर किसी चीज के आने का एहसास हो रहा होता है। तभी यहाँ पर जिन्हू देखता है कि उसके सामने बहुत बड़ा आइस बियर आ गया होता है, जिसको देखने के बाद जिन्हू की जो टीममेट होते हैं बाकी सभी वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने कहा था कि हमको आइस बियर से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो हाई रैंक का बीस्ट है। उनकी टीम में जो बी रैंक की हंटर गर्ल होती है जो कि असल में मेज होती है, वो कहती है कि तुम सभी को डरने की जरूरत नहीं है, मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, तुम सभी लोग यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढो। तभी जिन्हू आगे आता है और उसको पीछे करते हुए कहता है कि इसको मैं संभाल लूंगा। जिसको लड़की कहती है क्या तुम क्या कर रहे हो? जिन्हू से कहता है कि ये सब कुछ मेरे को करने दो, मैं जितने भी यहाँ पर मैजिक बीस्ट आएंगे उन सभी को अपने दम पे हरा दूंगा। वो लड़की उससे कहती है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो, ये जितने भी आइस बियर है ये हाई रैंक के बीस्ट है। जिन्हू जो कि यहाँ पर मन बना चुका होता है आइस बियर से लड़ने का, वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को यहाँ से नहीं जाने दे सकता हूँ। इन सभी को मारने के बाद में वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे और मैं उनको खो नहीं सकता हूँ, जिसकी मदद से मैं स्वैप टाइटल को भी ले सकता हूँ। जिसके बाद जिन्हू एक बहुत बेहतरीन जंप मारता है और उड़ते हुए जाता है और अपने हाथ से उस बीस्ट के ऊपर अटैक करता है। जिन्हू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरा जो करंट लेवल है, अगर मैं इसमें टाइटल इफेक्ट को जोड़ दूं तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको अपने हाथों से ही हरा सकता हूँ। और उस बीस्ट के ऊपर ये बहुत तेजी से पंच हिट करता है, जिसकी वजह से वो मैजिकल बीस्ट आइस बियर मारा जाता है। जिसको देखकर जिनको जितने भी टीममेट्स होते हैं उनकी तो हालत ही खराब होती है, वो तो विश्वास नहीं कर पा रहे होते अपनी आंखों के ऊपर। उन लोगों को तो बस बोलती बंद हो गई होती है, बस वो सब देख रहे होते हैं फाड़ फाड़ के, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहे होते हैं। वो सभी के सभी अपने दिमाग में सिर्फ एक ही चीज सोच रहे होते हैं कि इस बंदे ने सिर्फ एक ही हिट में आइस बियर को खत्म कर दिया। जिन्हू जो कि आइस बियर को मारने के बाद साइड में बैठा हुआ होता है, वो कहता है कि मेरे को काफी सारे यहाँ पर एक्सपीरियंस पॉइंट मिले क्योंकि एक हाई रैंक का बीस्ट था। जिन्हू के टीममेट उससे पूछते हैं कि तुम हो कौन? जिसके बाद हम लोग डंजन के बाहर का सीन देखते हैं। मिस्टर बेक वांग डोंग सू से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर सांग जिन्हू के लिए आए हो, आखिरकार तुमको उससे काम क्या है? वांग डोंग सू उससे कहता है कि तुमसे इसको कोई मतलब नहीं है, मैं बस उसके साथ कुछ फन करना चाहता हूँ। मिस्टर बेक उससे कहते हैं कि तुम्हारा जो भी काम हो यहाँ पर, लेकिन इस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सामने रेड गेट है और हमको तो ये भी नहीं मालूम कि रेड गेट के अंदर उन लोगों के ऊपर कौन कौन से क्रिएचर्स अटैक कर रहे होंगे। पता नहीं वो लोग जिंदा भी होंगे या मर गए होंगे, लेकिन उनके जिंदा रहने के चांस बहुत ही ज्यादा कम है। वांग डोंग सू से कहता है कि मैं चाहता था कि मैं इसके अंदर जाऊं और खुद ही देखूं कि वहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन जैसा कि एक रेड गेट है तो मैं इसके अंदर जा नहीं सकता हूँ जब तक कि डंजन खुद ही ब्रेक ना हो जाए। मिस्टर च्यूल वांग डोंग सू की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहते हैं, सांग जिन वू तुमको अपने आप को लकी मानना चाहिए क्योंकि वांग डोंग सू भी इस रेड गेट के लिए कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद हम लोग फिर से डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे सांग जिन्हू की जो टीम होती है सबके सब वो सभी लोग आइस बियर का मीट खा रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो बी रैंक की मेज हंटर होती है उसका नाम पार्क हेजिन होता है। जिन्हू और उसकी सिस्टर की जो फ्रेंड होती है ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तो उसकी सिस्टर की फ्रेंड जिन्हू से पूछती है कि क्या जिन्हा घर पे हर समय पढ़ती ही रहती है? मेरे को उसने कहा था दीवार के ऊपर डिक्शनरी में से काफी सारे पेजेस चिपका रखे हैं और वो उन वर्ड्स को याद करती है, वो काफी ज्यादा मेहनत करती है।
जिसपे जिनवू उसको बताते हैं कि अरे नहीं, वो बाकी जो अदर टीनेजर्स होते हैं उनकी तरह ही है। वो सुबह उठती है, खाना खाती है, मौज मस्ती करती है और फिर शाम को जाके बेड पे सो जाती है। जिस पर वो उससे कहती क्या था, तो हो ही नहीं सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर वो ऐसा करती तो आखिरकार उसके ग्रेड्स इतने ज्यादा बेहतरीन कहते हैं। जिनवू भी कहता है कि हाँ, मैं भी इस चीज पे बिलीव नहीं कर सकता हूँ, पर मैं तुमको बता दूं, जब वो मिडिल स्कूल में थी तो वो सिर्फ आती थी घर पर और गेम खेलती रहती थी। जिनवू के जो बाकी टीममेट्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, तो ये भी थोड़ी देर पहले हम लोग के ऊपर आइस बियर ने अटैक कर दिया था, और तुम जिनवू की शक्ल देखो, उसके ऊपर तो कुछ भी मतलब असर ही नहीं है, और उसने सारे जो इतने भी हाई रैंक के आइस बियर थे उसको अपने हाथों से ही हरा दिया। जिनवू भी खाना खाने के बाद खड़े होकर वहाँ से जाने लगता है, जिस पर ये जिन उससे पूछती है कि आखिरकार आप तुम कहाँ पर जा रहे हो। जिनवू उसको बताता है कि मैं थोड़ा सा वर्कआउट करने के लिए जा रहा हूँ, जिस पर उससे पूछती है क्या तुम यहाँ पर एक्सरसाइज करोगे इस गेट के अंदर। जिनवू उससे कहता है कि हाँ, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे को पेनल्टी भरनी पड़ेगी। जिसकी बात सुनने के बाद उसके टीममेट जो होते हैं वो कहते हैं ये काफी ज्यादा अजीब नहीं है। इसके बाद हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि पेड़ के ऊपर आकर यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहा होता है। जिनवू अपने आप से कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं स्ट्राइक स्क्वाड को यहाँ पर छोड़ के पेनल्टी जोन में चला जाऊँ, इसलिए मेरे को अपने जितनी भी एक्सरसाइज है, आज की जितनी भी क्वेस्ट है, उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। और जिनवू जब यहाँ पर एक्सरसाइज कर ही रहा होता है तभी उसके सामने और भी काफी सारे मैजिक बीस्ट आ जाते हैं। जिनवू उन सभी लोगों को देखने के बाद कहता है कि तुम्हारे नंबर्स तो मेरे को सेम लग रहे हैं जितने को मैंने पहले मारा था, चलो फिर अब आ जाओ। और फिर जिनवू उन सभी के ऊपर अटैक करके उन सबको मार देता है। साथ में जिनवू ने इस बार अपने शैडो सोल्जर का भी इस्तेमाल किया होता है। जिनवू उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि मैंने जितना सोचा था मेरे शैडो सोल्जर तो उससे भी ज्यादा ताकतवर है, पर जिनवू जब इनका इस्तेमाल करता है तो उसकी माना भी यहाँ पर कम होती है। और तभी यहाँ पर जिनवू देखता है कि उनके पीछे से एक और बहुत बड़ा आइस बियर आया था, जिसको देखने के बाद जिनवू कहता है अच्छा, तो तुम कहीं इनके बॉस तो नहीं हो। और वो आइस बियर जिनवू जितने भी यहाँ पर शैडो सोल्जर्स होते हैं उनके ऊपर अटैक करता है और उन सभी को खत्म करता है। जिसके बाद जिनवू यहाँ पर थोड़े से और शैडो सोल्जर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बन ही नहीं पा रहा होता है। जिनवू को उसका सिस्टम नोटिफिकेशन देके बताता है कि तुम्हारी जो माना है वो खत्म हो चुकी है और इस वजह से शैडो सोल्जर्स को रीजनरेट नहीं किया जा सकता है। जिसके बाद जिनवू यहाँ पर अपने शैडो सोल्जर सबसे ज्यादा ताकतवर इग्रीस को बुलाता है, और इग्रीस जो होता है उस बियर को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। साथ ही में उसके आसपास जितने और भी बियर होते हैं उन सभी को भी मार देता है। जिनवू उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि असल में ये मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है, बहुत बेहतरीन काम। जिसके बाद जिनवू वहाँ पर जो आइस बियर्स होते हैं उनके पास जाता है और उनको भी यहाँ पर अपने शैडो सोल्जर आर्मी में ऐड कर लेता है। जिनवू यहाँ पर काफी सारे आइस बियर को शैडो बीस्ट बना लेता है। इसके बाद फिर से हम लोग डंजन के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर बेग जो होते हैं वो पूछते हैं कि आखिर कितना समय बीत गया। उनको बताया जाता है कि लगभग 3 घंटे बीत चुके हैं सर। तो इसका मतलब ये है कि गेट के अंदर 3 दिन बीत चुके हैं। व्हाइट टाइगर गिल्ड का चीफ कहता है कि आखिरकार अंदर कितने लोग जिंदा होंगे। मिस्टर उससे कहते हैं कि अब पता नहीं कितने लोग बचे होंगे, क्योंकि अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो कुछ भी हो सकता है। अगर अंदर बहुत तेज धूप हुई उन लोगों का स्किन जल जाएगा, अगर अंदर बहुत तेज कोल्ड हुआ, बहुत तेज सर्दी हुई तो वो लोग जम जाएंगे, या और भी उनके ऊपर पॉइजनस इंसेक्ट अटैक कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कमजोर होगा वो पहले मारा जाएगा। और अगर उनमें से कोई एनवायरनमेंट को मैनेज कर लेता है फिर भी उन लोगों को फूड की जो जरूरत होगी ही। और जैसा कि जो गेट है वो काफी हाई लेवल का है, तो लो रैंक के हंटर्स के तो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। और वो हंटर्स जो कि सी रैंक या उससे नीचे के हैं वो सभी लोग तो अभी तक मर भी चुके होंगे। वांग डोंगसू ये बात सुनने के बाद कहता है तो इसका मतलब ये है कि सांग जुन वो भी जरूर मर चुका होगा। यहाँ पर आना सिर्फ एक टाइम वेस्ट था। जिसके बाद वांग डोंगसू मिस्टर वेग से कहता है कि मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, मेरे को ये बताओ जब सांग जुन वो व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर है ही नहीं तो फिर वो गेट के अंदर क्यों एंटर किया। जिसकी बात सुन के मिस्टर बैक और बाकी सभी लोग भी थोड़ा सा हैरान होते हैं। जिस पर व्हाइट टाइगर गिल्ड के जो चीफ होते हैं वो यहाँ पर उसको बताते हैं कि उसने मेरे से पूछा था अगर वो सी रैंक के रेड में पार्टिसिपेट करता है तो क्या उसको काफी अच्छे पैसे मिलेंगे, और इसी वजह से वो वहाँ पर चला गया। लेकिन वांग डोंगसू का कुछ अलग ही मूड था। वो व्हाइट टाइगर गिल्ड के चीफ के ऊपर शक कर लेता है, उसके पास काफी तेजी से जाता है, उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहता है बताओ तुम मेरे से क्या छुपा रहे हो, तुम मेरे से जरूर कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो, बताओ फटाफट तुम क्या छुपा रहे हो। मिस्टर बेग भी ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा गुस्से में आते हैं। वो वांग डोंगसू का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि मेरे एम्प्लॉय को छोड़ो। वांग डोंगसू उससे कहता है कि क्या तुमने मेरे को अभी ऑर्डर दिया। चीफ भी अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि अगर हम लोग केयरफुल नहीं रहे तो 2 ऐसे रैंक के हंटर्स ही आपस में भिड़ जाएंगे। फिर से हम लोग डंजन के अंदर किम चुल और उसकी टीम को देखते हैं, जिनके ऊपर एक दूसरा अलग बीस्ट अटैक कर देता है। किम के सामने ही
उसके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो सभी मर रहे होते हैं। किम अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे को टॉप क्लास की ट्रेनिंग दी गई थी ताकि मैं अपने गिल्ड में एक टॉप हंटर बन सकूं, तो आखिरकार मैं इन लोगों से कैसे हार सकता हूँ। नहीं नहीं, मेरे को सब कुछ करना ही होगा। उसके जितने भी टीममेट्स होते हैं वो सिर्फ चिल्ला रहे होते हैं कि स्क्वाड के लीडर हमको बचाओ, लीडर हमको बचाओ, लेकिन वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि यहाँ पर आइस स्लेयर्स आगे होते हैं और वो यहाँ पर जितने भी उसकी टीममेट्स होते हैं उन सभी को मार देते हैं। वो भी इन लोगों को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि अभी तो हमारे ऊपर आइस बियर अटैक्स कर रहे थे, और उसके बाद आइस स्लेयर जिनको देखने के बाद किम काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद किम अपने सामने देखता है। वो देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि उसके सामने काफी सारे बियर्स मरे पड़े हैं। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अच्छा, तो इसीलिए जब से हम फॉरेस्ट के अंदर एंटर हुए हैं तब से हम लोगों को ज्यादा बियर्स नहीं मिले। लेकिन आखिरकार इन लोगों को मारा किसने है? क्या दूसरी टीम्स ने इन लोगों को मारा है? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वो उन लोगों के बस की बात तो नहीं है। ये जरूर आइस स्लेयर्स ने किया होगा। इसका मतलब आसपास आइस स्लेयर्स है। तो फिर से वहाँ से आगे भाग जाता है। डंजन के बाहर मिस्टर बेक और वांग डोंग सू ये दोनों तो फाइट के मूड में होते हैं। मिस्टर बेक कहते हैं कि लगता है कि तुम फाइट करना चाहते हो। वांग डोंग सू भी कहता है कि अच्छा, तो तुम क्या मेरे को हरा दोगे? और फिर इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। बाकी सभी लोग होते हैं यहाँ पर, वो देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन तभी इन लोगों की फाइट के बीच में मिस्टर च्यू जाते हैं। वो उन दोनों को रोक देते हैं और उन दोनों से कहते हैं अगर तुम दोनों लास्ट मोमेंट पे मेरे रोकते ही नहीं रुके होते तो मेरे दोनों आर्म से ही टूट जाते। जिसके बाद मिस्टर च्यू उन लोगों को बताते हैं कि मैं ही वो पहला इंसान था जिसने सांग जिन वू के ऊपर शक किया था कि उसका रीअवेकिंग हुआ है। ये सब कुछ 2 महीने पहले के आसपास हुआ था और इसी वजह से मैंने मार्टनामीटर का इस्तेमाल करके उसकी रैंक को मेजर किया था, लेकिन रिजल्ट सेम ही आया। वो एक ई रैंक का था। जिसकी बात सुनकर व्हाइट एडलर चीफ अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये तो नामुमकिन है। मिस्टर चील अपनी बात फिर से कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि काफी ज्यादा शर्म की बात है कि हंटर वांग डोंग सुक मारे गए, लेकिन सांग जिन वू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि वो पूरे स्ट्राइक स्क्वाड को ही खत्म कर सके। वांग डोंग सू से कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ अगर उन लोगों ने ट्रैप भी यहाँ पर बिछाया होता तो जहाँ तक मेरे को लगता है जिसने की उन सबको मारा होगा वो जरूर योन जिन कंस्ट्रक्शन का बेटा होगा। तो वो यहाँ पर यूजिन की बात कर रहा होता है। तब चील उससे कहता है कि सर, अगर आपको पहले से ही पता था और आपको उसके ऊपर शक था तो आखिरकार आप ये सब कुछ सांग जिनवो के ऊपर ही क्यों कर रहे थे? वांग डोंग सू उससे कहता है क्योंकि उसने किसी को मारने की कोशिश की। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है यहाँ पर जो भी हुआ अभी उसको भूल जाओ, तुमने मेरे जोश को खत्म कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। वांग डोंग सू वहाँ से जाते जाते बाकी जो 3 लोग वहाँ पर होते हैं उन लोगों पर गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या क्या देख रहे हो तुम लोग? क्या तुमने इससे पहले 2 ऐसे रैंक्स को एक साथ नहीं देखा है क्या? लेकिन व्हाइट टाइगर गिल्ड का चीफ जो होता है वो तो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ सिर्फ जो कि सांग जिन वू की कैपेबिलिटीज को जानता है और वही है जो कि वहाँ से सबको जिंदा लाएगा। और इस तरफ डंजन के अंदर जिन वू की टीम इंजॉय कर रही होती है। दूर खड़ा ए रैंक का हंटर किम उन लोगों को देख के काफी हैरान होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है? ये सभी के सभी तो लो रैंक के हंटर्स है ना, ये लोग अभी तक जिंदा कैसे हैं? इन लोगों के पास सभी प्रकार के इक्विपमेंट्स है। और अगर मेरा हाथ जमा नहीं होता क्योंकि मैंने काफी देर से खाना नहीं खाया, और अगर मैंने अच्छे से खाना खाया होता तो मैं उन आइस एल्फ्स को भी संभाल लेता। इन सभी लोगों ने ये सारे इक्विपमेंट्स अपने पास रख लिए। देखो तो इन लोगों, देखो सही इन कचड़ों के पास ये सब कुछ सामान आया कैसे? वो उन लोगों पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सभी बास्टर्ड्स। वो लोग भी किम चुल को यहाँ पर देखकर कहते हैं क्या किम चुल ये यहाँ पर क्या कर रहा है? किम उन लोगों पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मेरी पूरी टीम खत्म हो गई क्योंकि उन लोगों को फूड नहीं मिला और इक्विपमेंट्स नहीं मिले, क्योंकि तुम लोगों ने उन सबको रख लिया था। और मेरे को काफी ज्यादा डाउट है कि इन सब के पीछे तुम सभी लोग हो। और अगर तुम लोग मेरे को ये बता देते हो कि किसने ये सब कुछ किया है तो मैं तुम सभी बाकी लोगों को छोड़ दूंगा। मैं यहाँ पर 3 तक गिनती गिनूंगा और अगर तुम लोगों ने नहीं बताया कि वो कौन है तो मैं ऐसा सोचूंगा कि तुम सभी हो इनमें शामिल। और फिर वो गिनती गिनना शुरू करता है। सो गाइस, इसके बाद काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो जैसे वो बोलता है 3 और उन लोगों पर अटैक करने जाता है तभी पीछे से जिन्हू आता है और जिन्हू बोलता है 4 और उसको एक खींच के उसके सर पे थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से वो बेचारा काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। भाई काफी ज्यादा मस्त था ये वाला सीन। जिन्हू उससे कहता है कि असल में तुम थे जिन्होंने हम सबको यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया था, तो ये बेवकूफ भरी बातें करना बंद करो। तुम अकेले नहीं आए हो, तुम अपने साथ क्यों किसी दूसरे को लेकर आए हो? जिस पर
सभी लोग के जो टीममेट्स होते हैं काफी ज्यादा हैरान होते हैं, कहते हैं क्या ये किसी को साथ में लेकर आया है, पर हमको तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जिसके बाद जिनवू यहाँ पर जो उसके साथ बंदा आया होता है उसको कहता है कि बाहर आ जाओ, अपने आप को छुपाओ मत, मेरे को पता है तुम्हारे जो प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो तुम छुपा नहीं सकते अपने आप को, मेरे को पता है कि तुम यहीं आसपास हो, अब फटाफट बाहर आ जाओ। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आइस स्लेयर आ जाता है, जिसने की यहाँ पर हाइड होने वाली स्किल का इस्तेमाल करके अपने आप को छुपा रखा था। आइस स्लेयर वहाँ पर अपीयर हो जाता है, वो उन सभी से कहता है हाँ ये बात तो सही है, तुम मेरे सभी के सभी तो ट्रैश नहीं हो, तुम सभी कबाड़ा नहीं हो, तुम मेरे कुछ लोग हैं जिनके पास काफी बेहतरीन स्किल है। जिन्हों कहता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, हम लोग कबाड़ा है। आइस स्लेयर जिन्हू की बात सुन काफी ज्यादा हैरान होता है, वो जिन्हू से कहता है क्या 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 तुम हमारी लैंग्वेज को समझ सकते हो। ये बात सुनने के बाद बेचारा जिन्हू भी कंफ्यूज होता है, वो अपने मन में सोचते कहता है कैसे कैसे आखिरकार मैं इन लोगों से कम्युनिकेट कैसे कर सकता हूँ। ही जिन भी देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हो, कहते जिन्हू तुम तो मैजिक बीस्ट की लैंग्वेज बोल रहे हो। जिन्हू अपने मन में सोचते कहता है ऐसा सिस्टम की वजह से हुआ होगा। जिसके बाद आइस स्लेयर जो होता है वो जिन्हू से कहता है कि ऐसा लगता है कि हम लोग अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो मैं कुछ तुमको दिखाना चाहूंगा, तुमको कुछ इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। और तभी उसके पास एक आइस स्लेयर को लाते हुए कहता है तुम दोनों इससे पहले भी मिल चुके हो, और यही था जिसने हमको ये इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान है जो बाकी सभी इंसानों में सबसे ज्यादा पावरफुल है, और ये तुमसे एक ड्यूल करना चाहता है, लड़ाई करना चाहता है तुमसे। और वो यहाँ पर इसके आगे कुछ बोल पाता जिन्हों काफी तेजी से जाता है, और वो जो आइस स्लेयर होता है जो कि उससे फाइट करने नहीं करता, उसकी गर्दन ही उड़ा देता है और कहता है कि कुछ और भी कहना है क्या। जो यहाँ पर बॉस आइस स्लेयर होता है वो तो भाई कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है, वो भी देखकर तो मतलब हालत खराब हो गई होती है, वो बेचारा हैरान होता है। और फिर यहाँ पर एक स्माइल लेते हुए कहता है बहुत बेहतरीन। आइस स्लेयर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ऐसा लगता है हमको इस अपोनेंट के सामने काफी ज्यादा कठिनाई हो सकती है। आइस स्लेयर जिन्हू से कहता है कि मैं तुम्हारे सामने एक ऑफर देना चाहूंगा, चिंता मत करो ये ऑफर तुम्हारे लिए भी बेहतर रहेगा, लेकिन ये करने से पहले मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहूंगा, तुम इन ह्यूमंस में क्या कर रहे हो, तुम उनमें से एक नहीं हो, तुम अलग हो। जिन्हू से कहता है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। वो से कहता है कि मेरे को लगा था कि तुमको ये बात पता होगी। हम हमारे दिमाग के अंदर हरदम एक वॉइस को सुनते रहते हैं जो कि हमको हरदम कहती है कि इंसानों को मार दो, पर तुम्हारी प्रेजेंस में हम उस चीज को नहीं सुन पा रहे हैं। जिन्हों अपने मन में सोच तो कहता है क्या कोई वॉइस जो कि इनको कह रही है कि इंसानों को मार दो, ये तो मेरे सिस्टम की तरह सिमिलर सी लग रही है, जैसे कि मेरा सिस्टम मेरे को ऑर्डर देता है। और मेरे को लगता है कि ये वॉइसेस जो है वो मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होती हैं, क्योंकि जो सिस्टम है उसने मेरे को एक प्लेयर बना दिया है, और शायद इसलिए ऐसा होता है मेरे साथ। आइस स्लेयर उससे कहता है कि हमारे पास कोई रीजन नहीं है कि हम एक दूसरे से फाइट करें, और अगर हम लोग लड़ेंगे तो बेमतलब का ही दिक्कत होगी। अब ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे पीछे जो इंसान खड़े हैं तुम उनको अगर खत्म कर देते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमको जिंदा छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो तुमको कैसी लगी ये डील। जिन्हू से कहता है कि मेरे कुछ सवाल है, तुम लोग हो कौन, तुम लोग कहाँ से आए हो, आखिरकार तुम इंसानों को मारना क्यों चाहते हो। वो कुछ बोल पाता उससे पहले यहाँ पर एक ग्लिच होता है, और उसने जो चीज यहाँ पर पहले बोली थी वो दोबारा से सेम चीज रिपीट करता है और कहता है कि हम लोगों के पास कोई रीजन नहीं है कि हम एक दूसरे से फाइट करें, हम लोगों को बेमतलब का ये लॉस होगा, और तुम्हारे पीछे जो इंसान खड़े हैं तुम उनको खत्म कर दो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी जिंदगी छोड़ दूंगा। यही सेम चीज दोबारा दोहराता, जिसको सुनने के बाद जिन्होंने क्या आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या ये मेरे क्वेश्चन का जवाब देना ही नहीं चाहता है या फिर कुछ और। जिसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर काफी सारे आइस स्लेयर्स आते हैं। वो कहता है कि क्या तुम हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहोगे। जिन्होंने उनके ऑफर डिक्लाइन कर देता है और मना करता कहता है ठीक है मेरे को नहीं करना तुम्हारा ऑफर ऑफर। आइस स्लेयर का जो बॉस होता है वो कहता है कि क्या तुम प्लानिंग कर रहे हो मेरे से और मेरे लोगों से लड़ने की, हम बहुत ही ज्यादा हैं, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि तुम अकेले ही हम सभी को हरा दोगे। जिन्हू से कहता बहुत ज्यादा, मतलब तुम लोग बहुत ज्यादा हो, कौन तुम या मैं। इसके बाद जिन्हू यहाँ पर अपने शैडो सोल्जर को बुलाता है, जिसको देखकर सबसे पहले तो यहाँ पर जो जिन्हू के टीममेट्स होते हैं वो काफी हैरान होते हैं, भाई ये कहाँ से आ रहे हैं और ये चीज है क्या। आइस स्लेयर जिन्हू से कहता है अब ये क्या नौटंकी है। जिन्हू कहता है क्या नौटंकी, मुझे लगा तुमको पता होगा। जिसके बाद जिन्हू की जो शैडो आर्मी होती है वो इन स्लेयर्स के ऊपर अटैक करती है और सबको मारना शुरू करती है, भाई बहुत तेज सबको मारती है। हीजिन जो होती है वो सभी लोगों से कहती है कि पीछे हट जाओ यहाँ से, हम लोग इस बैटल को हैंडल नहीं कर पाएंगे, हम लोग ही उल्टा घायल हो जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा पीछे चलो। जिन्हू अपने मन में सोचते कहता है कि इसने मेरी आर्मी को नौटंकी कह दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। माना कि मेरे पास काफी सारे सैनिक है, काफी सारे शैडो सोल्जर्स हैं, लेकिन मेरी माना जो है वो एक लिमिट तक ही है, और ज्यादा लंबे समय तक मैं अपने आर्मी को नहीं ला सकता हूँ। ये लोग ज्यादा समय तक लड़ नहीं पाएंगे। माना कि मेरे पास काफी बेहतरीन आर्मी है, काफी ताकतवर है, और जिस तरीके से ये आइस स्लेयर्स मेरी आर्मी को खत्म किए जा रहे हैं, इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा तेजी से घट रही है। मेरी शैडो आर्मी जब किसी आइस स्लेयर को मार रही है तो मेरा लेवल अप तो हो रहा है, लेकिन
दिक्कत दिक्कत ये बंदा है। तो वो यहाँ पर आइस लेयर का जो बॉस होता है उसकी बात कर रहा होता है, जो कि उसके काफी सारे शैडो आर्मी को खत्म कर दिया होता है। जिनको अपने मन में सोच तो कहता है कि ये बंदा मेरे से ज्यादा ताकतवर है, ये मेरे से ज्यादा हाई लेवल पर है और ये आसान नहीं होने वाला है कि मैं इसको हरा दूं। अगर मैं ग्रीस को भी बुलाता हूँ तो भी बहुत कम चांस है कि इसके खिलाफ वो खड़ा हो सके। जिसके बाद वो जो बॉस आइस स्लेयर होता है वो जिनको बताता है कि मेरा नाम पारुका है, तुम्हारा नाम क्या है। जिन को बताता है मेरा नाम सांग जिन वू है। और फिर इन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर काफी बेहतरीन तरीके से अटैक कर रहे होते हैं और एक दूसरे से बच भी रहे होते हैं। आइस स्लेयर जिन्होंने कहता है कि मेरे को तो याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मैं कब फाइट के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हुआ था। जिन्हों की शैडो आर्मी में जो मेज होते हैं वो थोड़ी देर के लिए उस आइस स्लेयर को जिन्हों से दूर करते हैं, लेकिन वो आइस स्लेयर फिर से यहाँ पर जिन्हों के सामने जाता है। लेकिन जिन्हों के पीछे ए रैंक का हंटर किम जो होता है वो पड़ा हुआ होता है और वो भी वहाँ पे जाग जाता है। वो जिन्हों को देखते हुए कहता है कि मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और जिन्हों के सामने से आइस स्लेयर अटैक करता है और जिन्हों के पीछे से ए रैंक का हंटर किम अटैक करता है। दोनों इसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, दोनों के दोनों जिन्हों के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन यहाँ पर किम चुल उसके ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही जिन्हों इग्रीस को यहाँ पर समन कर लेता है। और इग्रीस के आते ही इग्रीस सबसे पहले तो यहाँ पर किम चुल को खत्म कर देता है। आइस स्लेयर जो होता है जिन्हों और इग्रीस को देखकर कहता है इंटरेस्टिंग, लेकिन ये तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकता। और तभी जिन्हों कहता है अराइज। जिन्हों का शैडो सोल्जर इग्रीस और आइस स्लेयर का बॉस इन दोनों के बीच फाइट होती है। इसी बीच जो जिन्हों होता है वो ए रैंक के हंटर किम के पास जाता है और उसको अराइज बोलता है, जिसकी वजह से अब वो भी जिन्हों का एक शैडो सोल्जर बन चुका है। जिन्हों का सिस्टम उसको उसका नाम रखने के लिए कहता है। जिन्हों थोड़ा सोचता है और कहता है कि किम चुल तुम एक टैंक थे तो इसलिए तुम्हारा नाम आयरन होगा। तो जिन्हों ने अपने इस शैडो सोल्जर का नाम आयरन रखा हुआ है। आइस स्लेयर का बॉस इग्रीस के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज कर चुका होता है। वो जिन्हों से कहता है कि तुमको क्या लगता है कि तुम मेरे को एक सोल्जर के बलबूते पर रोक पाओगे। जिन्हों से कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। आइस स्लेयर का बॉस आयरन को देखते हुए कहता है ओह तो लगता है यहाँ पर तुमने भी फाइट को ज्वाइन कर लिया, तो ठीक है मैं सबसे पहले तुमको ही मारता हूँ। और वो सबसे पहले जाकर सीधा अटैक करता है आयरन के ऊपर और फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। आइस स्लेयर का बॉस कहता है कि तुमको क्या लगता है कि तुम मेरे से जीत जाओगे? नहीं, तुम मेरे से बिल्कुल नहीं जीत सकते हो, तुम तो मेरे सामने खड़े भी नहीं हो पाओगे। जिन्हों से कहता है कि चलो ठीक है, तो इसके जैसे तीन कैसे रहेंगे। और फिर जिन्हों यहाँ पर अपने और भी शैडो सोल्जर को यहाँ पर समन कर लेता है। बाकी सभी जो जिन्हों की टीममेट होते हैं वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिन्हों की सिस्टर जो फ्रेंड होती है वो हिजिन से पूछती है कि क्या हंटर अक्सर ऐसे ही फाइट करते रहते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि नहीं मेरे को भी नहीं पता, और जहाँ तक मैंने एग्जाम दिया था उसमें कुछ ऐसा तो बताया भी नहीं था, और यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है मैंने इससे पहले ना तो इसके बारे में कभी सुना है और ना ही कुछ ऐसा देखा है। तभी दूसरा टीममेट कहता है कि मेरे को लग रहा है कि शायद हम लोग सबके साथ सपना देख रहे हैं। तो वो लोग ऐसा इसीलिए कह रहे होते हैं कि जिन्होंने जिस तरीके से अपने शैडो सोल्जर को समन किया होता है वो सभी लोग ये सब पहली बार देख रहे होते हैं और इसीलिए ये सब कुछ उन लोगों को सपने ऐसा लग रहा होता है। इस तरफ यहाँ पर जिन्हों की जो फाइट होती है उसी बीच में जिन्हों यहाँ पर जाता है और जो आइस स्लेयर का बॉस होता है उसके ऊपर अपने डैगर से अटैक करता है। जिन्हों सिस्टम उसको बताता है कि पैराडाइज है इफेक्ट जो है वो एक्टिवेट हो गया है, लेकिन आइस स्लेयर का जो बॉस होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से जिन्हों का जो इफेक्ट होता है वो कैंसिल हो जाता है। आइस स्लेयर का बॉस कहता है कि तुमको क्या लगता है तुम मेरे को रोक पाओगे? तुम सबके सब कबाड़ा हो और अब मैं तुमको बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिन्हों से कहता है कि मेरे को नहीं लगता कि कंप्लेन करने का ये सही टाइम है, तो फाइट पर ध्यान दो, अपने आसपास देखो। तो जिन्हों के जो शैडो सोल्जर होते हैं उन्होंने काफी सारे आइस स्लेयर्स को मार दिया होता है। आइस स्लेयर का बॉस जिन्हों ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूं तो तुम्हारे ये जो नमूने हैं ये यहाँ से डिसअपियर हो जाएंगे। तभी जिन्हों अपना डैगर निकालता है, जिन्हों अपना डैगर काफी ज्यादा दूर फेंकता है, जिसको देखकर आइस स्लेयर का बॉस कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, तुमने अपना वीपन इतना ज्यादा दूर भी फेंक दिया है। और तभी जिन्हों यहाँ पर अपने कमांडर टच का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जिन्हों किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को बिना उसको छुए ही कंट्रोल कर सकता है। तो जिन्हों वो ऐसा ही करता है, उसने जो डैगर काफी दूर फेंका होता है उस डैगर को अपने इस स्किल का इस्तेमाल करके आइस स्लेयर का जो बॉस होता है उसके ऊपर अटैक करता है। आइस स्लेयर का बॉस उस चीज को डॉज कर लेता है, लेकिन तभी पीछे से जिन्हों का शैडो सोल्जर आयरन आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। लेकिन आइस स्लेयर का बॉस कहाँ मानने वाला था, वो भी यहाँ पर पूरी ताकत लगाता है और उसे छूट जाता है। जिन्हों और उसके बाकी सभी शैडो सोल्जर के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम बास्टर्ड, तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम सबके सबको मार के रख दूंगा। लेकिन तभी जिन्हों यहाँ पर अपनी हाइडिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसके एकदम क्लोज आता है
और उसके ऊपर अपने डैगर से अटैक कर देता है। जिनवू उसे कहता है कि ऐसा लगता है कि ये सब कुछ अब खत्म हो गया है, जिस पर आइस किलर का बॉस उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ खत्म हो गया है। और तभी पीछे से आयरन भी आता है और वो आइस किलर बॉस के ऊपर अटैक कर देता है। जिनवू उसे कहता है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना ये सब कुछ अब खत्म हो गया है। और आइस किलर का जो बॉस होता है वो भी यहाँ पर खत्म होता है, क्योंकि जिन्हों एक सिस्टम होता है उसको बताता है कि तुमने इस डंजन के बॉस को हरा दिया है, तुम्हारा लेवल अप हो गया है। जिन्हों इस सुनने के बाद थोड़ी सी राहत फील करता है। जिन्हों के जो बाकी टीममेट्स होते हैं वो ये सब कुछ देख के तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर जो आयरन होता है वो यहाँ पर लगातार आइस किलर के बॉस उसकी बॉडी के ऊपर भी काफी सारा अटैक कर रहा होता है उससे खत्म हो जाने के बाद भी। जिन्हों कहता है भाई शांत हो जा, शांत हो जा, बहुत हो गया, बहुत हो गया। जिन्हों अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हाँ कुछ भी कहो, पर ये अभी भी बेवकूफ है। जिन्हों अपने टीममेट्स के पास आता है और उन लोगों को बोलता है चलो वापस चलते हैं। जिन्हों की टीममेट्स काफी ज्यादा हैरान होते बोलते हैं क्या वापस चलते हैं, मतलब क्या हम लोग वापस चलने वाले हैं। जिन्हों उनसे कहता है वो देखो सामने सामने गेट ओपन हो गया, मतलब हम लोग वापस जा सकते हैं। जिन्हों के सभी टीममेट्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि किस तरीके से उन लोगों को लगा था वो मरने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन अब वो लोग वापस जा सकते हैं। जिन्हों आइस किलर बॉस को देखते हुए कहता है कि क्या अब मेरे को इसके साथ क्या करना चाहिए। डंजन के बाहर मिस्टर बेक और उनके बाकी सभी एम्प्लॉय अभी भी उन लोगों का बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। व्हाइट टाइगर का चीफ मिस्टर बेक से कहता है कि सुबह के 3 बज गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि गेट के अंदर 1 हफ्ता बीत चुका है। वो मिस्टर बेक से कहते हैं कि वैसे मेरे को लगता है कि सर आपको अब यहाँ पे चले जाना चाहिए, काफी ज्यादा रात हो चुकी है, मैं यहाँ पर रहूंगा और यहाँ पर खड़े रहकर सब कुछ देखभाल मैं कर लूंगा। मिस्टर बेक उनसे कहते हैं कि आखिरकार तुमने मेरे से ये एक्सपेक्ट भी कैसे कर लिया। मेरे गिल्ड के मेंबर्स इस डंजन के अंदर ट्रैप्ड हो गए और मैं अपने घर चला जाऊं, मैं सुबह तक यहाँ पर उन लोगों का इंतजार करूंगा। तभी वो लोग देखते हैं कि डंजन के अंदर गेट ओपन हो रहा है, यानी कि बाहर कोई आ रहा है। वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मिस्टर बेक अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये सब कुछ किम चुल ने किया, यानी कि किम चुल ने पूरे डंजन को क्लियर कर दिया। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि बाहर तो किम चुल आए नहीं है, बस थोड़े बहुत हंटर्स आए हैं। सभी लोग हंटर्स को बाहर आते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन व्हाइट टाइगर गिल्ड का जो चीफ होता है वो तो अपने मन में सोच रहा होता है कि सांगिन वू कहाँ है। फाइनली सांगिन वू भी वहाँ से बाहर आता है। उसको देखने वालों कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था। मिस्टर बेग उन लोगों से पूछते हैं कि किम चुल कहाँ पर है, गेट तो डिसअपियर हो गया, क्या सिर्फ तुम ही 4 लोग सर्वाइवर्स हो। हीजिन उसको बताते कि हाँ सर हम ही लोग बचे हैं। मिस्टर बेग काफी ज्यादा हैरान हो तो कहते हैं क्या सिर्फ लो रैंक के हंटर बाहर आए हैं, एक भी ए रैंक का हंटर वापिस ही नहीं आ सका, ऐसा कैसे सकता है। वो अपने मन में सोचते तो कहते हैं कि आखिरकार गेट के अंदर हुआ क्या है। मिस्टर बेग सांजिन वू को देखते हैं, वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि क्या सब लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। जिसके बाद सांजिन वू के पास जाते हैं। वो जिनवू पास जाने के बाद उससे बोलते हैं कि सुनो एक सेकंड, मेरे को तुमसे कुछ बात करनी थी। तभी जिनवू अपने कंधे पर से उनका हाथ हटाते हुए कहता है कि मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, अगर आपको कुछ जानना है और कुछ पूछना वगैरह है तो आप अदर जो गिल्ड के मेंबर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं। मिस्टर बेग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि उनका हाथ ही हटा दिया बंदे ने। मिस्टर बेग फिर से उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, उसको रोकते हुए कहते हैं कि ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, मेरा नाम बिग यूनहो है और मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर हूँ और ये मेरा ऑर्डर है। मिस्टर बेग जिन्होंने से कहते हैं अभी हमने अपने गिल्ड के 9 मेंबर को खो दिया है, तो मेरे को लगता है कि मेरे पास इतना अधिकार तो है ही एक गिल्ड मास्टर के तौर पर कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस तो पूछ ही सकता हूँ। जिनको कहता है हाँ तो मैं कम से कम तुम्हारे 3 हंटर्स को तो रेस्क्यू करके वापस ले आया, तो एक गिल्ड मास्टर के तौर पर तुमको नहीं लगता कि तुमको मेरा थैंक्स करना चाहिए। जिनवू और मिस्टर बेग दोनों एक दूसरे काफी गुस्से की नजर से देख रहे होते हैं। तभी मिस्टर बेग जिनवू से कहते हैं मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी फ्रस्ट्रेशन मैंने तुम्हारे ऊपर निकाल दी, तुम सही हो। और उससे यहाँ पर जो उन्होंने कहा उस चीज के लिए माफी मांगते हैं और फिर जिनवू वहाँ से चला जाता है। मिस्टर बेग हीजिन के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि अब इसके साथ क्या दिक्कत है, अब इसका मूड ऐसा खराब क्यों है। तो जिनवू के बारे में पूछ रहे होते हैं। हीजिन उसे कहती है कि मेरे को भी नहीं पता, पर जो भी मैंने सब कुछ अंदर देखा वो काफी ज्यादा ही अजीब था, इसने डंजन के बॉस को हरा दिया। तभी व्हाइट टाइगर गिल्ड का चीफ भी वहाँ पर आता है और वो मिस्टर बेग से कहता है कि सॉरी, उसके लिए आपसे सॉरी बोलना चाहूंगा, वो सिर्फ अभी थका हुआ है, वो बुरा इंसान नहीं है। मिस्टर बेग उसे कहते हैं कि इशू ये नहीं है, तुमने अभी तक इसको रिक्रूट क्यों नहीं कर पाए, कि जल्दी करो और उसको रिक्रूट करो। चीफ उसे कहते हैं कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ सर। मिस्टर बेग उसे कहते हैं कि ये इनफ नहीं है, तुमको उसको रिक्रूट कर लेना जाए जल्द से जल्द, मैं तुमको हर प्रकार का सपोर्ट दूंगा जो भी तुमको चाहिए, और इस इंसान को किसी भी हालत में हमारे गिल्ड में ज्वाइन करवाओ। दूसरी तरफ हम लोग जिन्नू को देखते हैं कार में बैठकर घर वापस जा रहा होता है। तो जिन्नू डंजन के अंदर का एक सीन याद कर रहा होता है। तो एक्चुअल में जिन्नू जो था, तो वो जो डंजन का बॉस आइस स्लेयर था, उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि उसको भी अपने शैडो शोल्डर में ऐड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फेल हो जाता है। जिन्नू अपने मन में सोचते हुए कहता है
कि शायद मेन जो डिफरेंस था वो हमारी स्ट्रेंथ का था। ये कितनी ज्यादा बेकार बात है ना, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तो दोस्तों एक्चुअल में जिन्वो ने आइस स्लेयर का जो बॉस था उसकी शैडो को 3 बार एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन जिन्वो तीनों बार फेल हो गया था। और अब इसका मतलब ये है कि अगर जिन्वो किसी की शैडो को 3 बार एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है तो यानी कि जिन्वो अपने उस ओपोनेंट को अपनी शैडो सोल्जर आर्मी में ऐड नहीं कर पाएगा। तभी जिन्वो वहाँ पर एक डैगर निकालता है। तो असल में जो डैगर होता है वो इसी आइस स्लेयर बॉस का होता है। जिन्वो कहता है कि चलो कम से कम मैं ये वीपन तो ले पाया। तो जिन्वो सबसे पहले अपनी सिस्टर की जो फ्रेंड होती है जिसको डंजन में ले गया था उसको यहाँ पर उसके घर पे ड्रॉप करता है और फिर जिन्वो अपने घर वापस चला जाता है। अगले दिन जिन्वो फिर से योजिन के साथ रेड मिशन को कंप्लीट करने के लिए जाता है। जिन्वो योजिन से कहता है कि किसी को पिकअप करना है, तो फिर योजिन उस तरफ निकल पड़ता है जहाँ पर जिन्वो ने उसको बताया होता है किसी को पिकअप करने के लिए। तो जिन्वो असल में अपनी सिस्टर की जो फ्रेंड होती है सॉन्ग यी उसको फोन करके बोलता है कि तुम अपने घर के बाहर आ जाओ, मैं तुमको लेने के लिए आ रहा हूँ, तो आज मैं तुमको फिर से गेट के अंदर ले चलूंगा। योजिन ये बात सुनने के बाद कहता है क्या सॉन्ग ये क्या ये वही कर ले? जिन्वो उसको कहता है कि हाँ ये वही है। योजिन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इसके पास उसका नंबर ही नहीं, ये उससे अच्छे से भी बात कर रहा था, कहीं ये दोनों रिलेशनशिप में तो नहीं है। योजिन गाड़ी को लेकर उस जगह पे पहुंच जाता है। वो जिन्वो से कहता है कि हम लोग पहुंच गए हैं, जिसके बाद वो जिन्वो से पूछता है तो क्या मेरे को सांगी को अब से मिस सांगी कहना चाहिए? जिन्वो से कहता है क्या भाई क्या बकवास कर रहा है, वो मेरी छोटी बहन की सिर्फ एक दोस्त है, भाई कहाँ ले आ रहा है कहानी को? तो जिन्वो और सांगी ये दोनों आपस में कल रात की बात हुई जहाँ पर डंजन वगैरह चले गए थे वहाँ की बातें कर रहे होते, जिसको सुनने के बाद योजिन तो काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है क्या बातें कर रहे हैं लोग, मतलब क्या 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 बात हो रही है यहाँ पर। अब उसको तो जिन्वो ने कुछ बताया नहीं होता, इस वजह से उसको कुछ भी पता नहीं होता है। और फिर इसी तरीके से ये लोग बातें करते हुए उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनको अगले रेड के लिए जाना है। डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्वो अपने शैडो सोल्जर्स को यहाँ पे समन कर लेता है और वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी को उसके शैडो सोल्जर्स खत्म कर रहे होते हैं। और ये सब कुछ देख के योजिन में तो आंखें पूरी खुली की खुली रहती है, वो कांप रहा होता है। वो कहता है कि ये सब क्या है? वो जिन्वो से पूछता है कि आखिरकार ये लोग कौन है। जिन्वो योजिन की तरफ देखते हुए कहता है, वो योजिन को बताता है कि ये मेरी एक स्किल है। योजिन ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है, कहता है क्या क्या तुम्हारे पास एक ऐसी स्किल है जिसकी मदद से तुम शैडोज को समन कर सकते हो? जिन्वो से कहता है कि हाँ मतलब बहुत लंबी स्टोरी है, तुम्हें कभी बाद में सुनाऊंगा। जिन्वो उसको बताता है कि ये जो शैडो सोल्जर्स है काफी ज्यादा ताकतवर है और ये मेरे लिए लोगों को हंट करते हैं और भी मेरे को जो भी काम इन लोगों से करवाना होता है वो सभी काम मेरे लिए कर देते हैं। और यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद क्रिस्टल मिल रहे होते हैं वो सभी के सभी भी यहाँ पर जो शैडो सोल्जर्स होते हैं वो पिकअप कर लेते हैं। ये सब कुछ देख कर योजिन जिन्वो से कहता है कि सर कम से कम मेरे को यहाँ पर इसेंशियल स्टोन तो उठाने दीजिए। जिन्वो से कहता है क्यों? जिस पर वो उसको बताता है कि मैं काफी ज्यादा अपसेट हूँ क्योंकि मेरे से मेरी जॉब भी छीन ली गई है। जिन्वो अपने मन में सोच तो कहता है कि यार ये बंदा काफी ज्यादा अजीब है और जिन्वो इस चीज के बारे में भी सोच रहा होता है। आज योजिन के साथ उसकी लास्ट रेड है क्योंकि उसने 19 रेड्स को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग ईस्ट कोस्ट यूएसए में देखते हैं एक ए रैंक के डंजन के अंदर जहाँ पर एक ए रैंक का हंटर जिसका नाम जेम्स होता है वो सामने अपने साथियों को देख वो उन लोगों की तरफ देखते हैं और अपने मन में सोचते हो कहता है हमारा स्ट्राइक स्क्वाड पूरी तरीके से खत्म हो गया, ये तो नामुमकिन है। क्या ये कोई ह्यूमनॉइड बीस्ट है? ह्यूमनॉइड बीस्ट होता है वो उस बंदे के पास आता है, उसको देख कर वो काफी यार डर जाता है, उससे कहता है दूर 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 भागो मेरे से। वो उस बंदा उसको कहता है कि तुमको डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे फ्रेंड्स मरे नहीं है, मैंने इन लोगों को बस कुछ समय के लिए नॉक कर दिया है। वो बंदा उसको बताता है कि मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई मैजिक बीस्ट नहीं हूँ, तुम्हारे लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया इसलिए मेरे को इन लोगों पर अटैक करना पड़ा। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमको इस चीज किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, मैं तुमको किस तरीके से समझाऊँ। मैं एक कोरियन हूँ, बस मेरे को घर जाना है, मैं घर जाना चाहता हूँ। इसके बाद हम लोग को अगले सीन में जिन्वो और यूजिन को दिखाया जाता है। यूजिन जिन्वो को यहाँ पर पार्टी दे रहा होता है क्योंकि उसके जो 19 रेड्स थे वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए होते हैं। जिन्वो भी उससे बोलता है जैसा कि मैं तुमसे प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारे 19 रेड्स को कंप्लीट करवा दिया है कि वैसे आगे का तुम्हारा क्या प्लान है। यूजिन उसको बताता है कि अभी तो मेरे को सिंपली यहाँ पर एक रिटन एग्जाम देना है जिसके बाद मेरा जो गिल्ड मास्टर का लाइसेंस है वो मेरे को मिल जाएगा, जिसके बाद मेरे को अपने फादर से भी डील करना है, उनसे भी कुछ बातचीत वगैरह करनी है। जिन्वो अपने मन में सोचते हो कहता है वैसे मैं 30 बिलियन वॉन की जो बिल्डिंग थी वो तो मेरी हो गई है, मैं तो इसको सिर्फ एक बोनस के तौर पे ले रहा हूँ, लेकिन मेरा जो रियल गोल था वो था लेवल अप करना। और जैसा कि मैंने अपना जो गोल है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है तो मेरे को नहीं लगता कि अब मेरे को यहाँ पर किसी प्रकार का और भी डील आगे बढ़ानी चाहिए। यूजिन जिन्वो से पूछता है कि सर आपका फ्यूचर प्लान क्या है? जिन्वो अपने पास में से कैंसल डोर के की निकालते हुए कहता है
मेरे को कहीं और जाना है। योजिन उससे कहता है कि सर अगर आपको मेरी कोई भी जरूरत हो तो आप मेरे को बता देना। जिसके बाद योजिन जिन्हों को बताता है कि मेरा ओल्डर ब्रदर और मैं लगभग 10 साल से अलग है। वो मेरे को ज्यादा पसंद नहीं करता है, इस वजह से हमने एक साथ काफी समय नहीं बिताया। और अगर उसकी तुलना की जाए तो आपने मेरी जिंदगी बचाई और आपने मेरे गोल्स को अचीव करने के लिए मेरी काफी ज्यादा हेल्प भी की। आप मेरे ब्रदर से बढ़कर हो और आप ही थे जिसने मेरे को ग्रो करने में मदद की। जिन्हों उसकी बात सुनते हो काफी हैरान होता है। वो कहता है अच्छा अगर तुम मेरे को अपना ओल्डर ब्रदर मानते हो तो मैं भी तुमको अपने यंगर ब्रदर की तरह मानता हूँ। जिसकी बात सुन के योजिन की आंखों में आंसू रहते हैं और कहता है यस यस सर। तभी जिन्हों सामने टीवी पर देखता है जहाँ पर न्यूज चल रही होती है और न्यूज में मिस्टर बेग जो वो सारे न्यूज मीडिया को इंटरव्यू दे रहे होते हैं अपना, और वो उन लोगों को बता रहे होते हैं हाँ ये बात सही है। तभी हाई रैंक के हंटर्स मारे गए और जितने भी लो रैंक के हंटर्स थे वो वहाँ से जिंदा वापस आ गए। और वहाँ पे जो सर्वाइवर्स थे उन लोगों ने बताया कि किसी ने उनकी वहाँ पर मदद की। साथ ही में एसोसिएशन ने जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको यहाँ पर पूरी तरह से फिनिश कर दिया है। और हाँ ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था जहाँ पर जो न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं वो उनसे पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार आप हमको सर्वाइवर से इंटरव्यू करने के लिए क्यों मना कर रहे हैं। जिन्होंने न्यूज देखते हुए कहता है लगता है कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ हम लोग मिस्टर बे को देखते हैं जो कि इंटरव्यू देकर काफी ज्यादा थक गए होते हैं। वो कहते हैं कि ये रिपोर्टर्स इन लोगों को पता है कि किस तरह की स्टोरी बनानी है। तभी मिस्टर बेग के टेलीफोन पे ब्यूंग गू का फोन आता है। ब्यूंग गू मिस्टर बेग से पूछते हैं कि तुम्हारा सेल फोन बंद क्यों था। वो उनको बताते हैं कि वो रिपोर्टर्स मेरे को परेशान कर रहे थे। जिस पर वो कहते हैं अच्छा वो न्यूज, हाँ वो मैं न्यूज देखी, मैं भी जापान में हूँ। मिस्टर बेग कहते हैं क्या जापान, आप भी जापान में हो। जिस पर उसको कहते हैं कि वैसे हाँ कुछ भी कहो तुम कैमरे में काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहे थे। मिस्टर बैग उनको कहते हैं अब शुरू मत हो जाना, मैं इस समय मजाक के मूड में नहीं हूँ। जिस पर उसको कहते हैं कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब चीजें जल्दी ठीक हो जाएंगी। असल में मैं तुमको एक बहुत बड़ी न्यूज देने वाला हूँ। मिस्टर बैग कहते हैं क्या, जहाँ तक मेरे को लगा आपने अभी कहा था कि आप जापान में हो। जिस पर उसको बताता है कि हाँ कुछ हफ्ते पहले जापान में से किसी ने सीक्रेटली हंटर एसोसिएशन से कांटेक्ट किया था और इसीलिए मैं यहाँ पर चेक करने के लिए आया था। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब है जितना कि हमने एक्सपेक्ट किया था। और बहुत ही जल्द ये जो न्यूज है वो कोरिया में भी आ जाएगी। मिस्टर बेग कहते हैं क्या किसी ने जापान में से कोरिया के हंटर एसोसिएशन से कांटेक्ट किया, पर किस लिए, क्या रीजन था। जिस पर वो उसको बताता है वो उस इंसान से बात करना था जिसने जेजू आइलैंड के रेड में पार्टिसिपेट किया था। जिसकी बात सुनने के बाद मिस्टर बेग काफी हैरान होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मेरे को अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करो। इस पर वो उसको एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि जैसे तुमको पता है कि 4 साल पहले एस रैंक का गेट ओपन हुआ था जेजू आइलैंड पर जब हमारा तीनों को तीनों सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन पूरी तरीके से फेल हो गया था और 4 साल बाद अभी भी वो जगह जहाँ पर अभी भी आर्ट्स मॉन्स्टर्स है और ऐसा लग रहा है कि उस आइलैंड पे और भी यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। जिसको कहते हैं क्या कुछ गड़बड़ हुआ है, पर अब हमारा कंसर्न नहीं है, तुम छोड़ दो उसको, उस चीज के बारे में नहीं सोच रहे हो। जिस पर वो बताते हैं कि असल में वो जो आंट्स है वो इतनी ज्यादा कैपेबल हो गई है कि अब वो दूसरी कंट्रीज में भी मिग्रेशन कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में भी जा रही हैं। और उनमें से काफी सारे जो फ्लाइंग आंट्स हैं वो दूसरी जगह पे चली जा रही हैं। और उन्हीं में से एक आंट जिसके पास विंग्स थी वो जापान में पाई गई और वो लोग इवॉल्व हो रहे हैं काफी ज्यादा तेजी से। अगले सीन में हम लोग जिन्हों को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर से कह रहा होता है कि मेरे को सडनली एक ट्रिप पे जाना पड़ रहा है तो इसमें मेरे को कुछ हफ्ते लग जाएंगे। जिन्हों की सिस्टर उससे बोलती है कि डियर ब्रदर वैसे आपको गर्लफ्रेंड कब मिल गई। जिन्हों उससे कहता है कि मैं फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ। जिन्हों यहाँ पर परेशान हो गया होता है, अपने मन में सोचते हो कहता है कि आखिरकार सब के सब लोग ये सेम चीज क्यों सोच रहे हैं। अगले दिन हम लोग जिन्हों को देखते हैं जो कि असल में एक डंजन में आया हुआ होता है अपने आप को लेवल अप करने के लिए। जिन्हों सामने डंजन को देखते हुए कहता है कि जब मैंने सरबरस को डिफीट किया था, उसको हराया था, तब मेरा लेवल लगभग 20 था और अब तो मेरा लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। कैसल की निकालता है जिसकी मदद से जिन्हों उस कैसल के अंदर चला जाता है। जिन्हों एक जगह पे पहुंचता है जिस जगह को देखने में जिन्हों कहते हैं क्या मैं कहाँ पर हूँ। जिन्हों को यहाँ पर काफी समय हो गया होता है बट यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई दे रहा होता है। तो जिन्हों को यहाँ पर जो क्वेस्ट मिला होता है उसके अंदर जिन्हों को यहाँ पर डेमोन्स के जो सोल है उसको यहाँ पर कलेक्ट करना है। तो जिन्हों को यहाँ पर डेमोन्स को हराना है और उनके जो सोल है उनको कलेक्ट करना है और टोटल जिन्हों को यहाँ पर 10,000 डेमन सोल्स को कलेक्ट करना है। जिसके बाद जिन्हों को यहाँ पर काफी सारे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। जिनको रिवॉर्ड्स को देखते हुए कहते हैं वैसे रिवॉर्ड्स